ये मेरे पास है एक सेक्शन 4.9 वोल्ट का, और मैं इस सिस्टम को बता देता हूँ कि जी मेरे पास ये एरिया शॉर्ट है, आगे शॉर्ट सर्किट है, तो क्या होगा कि ये आउटपुट हमें नहीं मिलेगी। अगर आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है, मैंने ये ऑप्टो कपलर की इनपुट को शॉर्ट कर दिया, तो पावर सप्लाई बार बार ऑन होने की कोशिश करेगी, पावर सप्लाई बार बार फ्लक्चुएशन होगी। आपकी पावर सप्लाई इस तरह फ्लक्चुएट कर रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखें, मैंने इस अगली दुनिया को बता दिया, नेक्स्ट जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है उसको बताया कि जी आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है। मैं एक जस्ट अपना एक्सपीरियंस, अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है किसी को इससे फायदा हो सके। और इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल का यूट्यूबर अपने चैनल पे मेरी वीडियो अपलोड करे तो मेरी तरफ से उसको परमिशन है, मैं किसी को कॉपीराइट नहीं दूंगा। मैं इसको क्रिएटिव कॉमन वीडियोस कर रहा हूँ सबकी भलाई के लिए। अगर किसी को मेरी इस वीडियो से फायदा हासिल होगा, मेरे लिए सिर्फ दुआ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरे तमाम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों का, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, बहन भाइयों का, और जो भी मेरी वीडियोस वॉच करता है सबको वेलकम। और आपका मेरी हौसला अफजाई करने पे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब अपने दोस्तों की कमेंट्स पढ़ता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर, यकीन माने कि बाज़ औक़ात मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आप लोग इतनी मोहब्बत करते हो, आप लोग इतना मेरे काम को चाहते हो। मुझे उर्दू बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, फ्रेंच, रशियन, जो भी मेरी आवाज़ सुनते हैं रियली अप्रिशिएट करते हैं। मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। और आज ये वीडियो स्पेशली मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए, इंडियन भाइयों के लिए, बांग्लादेशी भाइयों के लिए जो कि उर्दू बोलते समझते हैं। इससे पहले मैं एक सीरीज़ इंग्लिश में शुरू कर चुका हूँ, उसमें मैंने SMPS के बारे में बड़ी तफसील से बात की है, तो वो वीडियोस की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको कोई मसला हो तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, या मेरा पाकिस्तानी नंबर भी है। इंग्लिश बोलने वालों के लिए यूट्यूब पे मेरा चैनल हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स है, और अगर कोई बंदा उर्दू में देखना चाहता है मेरी वीडियोस तो फिर हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स, वो मेरी इस चैनल पे वीडियोस उर्दू में देख सकता है, क्योंकि इंग्लिश वीडियोस मैं यहाँ डालता हूँ और उर्दू वीडियोस यहाँ डालता हूँ। तो ये वीडियो स्पेशली मैं अपने उन बहन भाइयों के लिए जिन्होंने स्पेशली मुझे अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा जी आप उर्दू में भी वीडियोस बनाएं। उनमें काफ़ी दोस्त हैं मेरे, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मेरे इस काम को सराहा। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। जब हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट किसी भी सर्किट को एक्टिव करने के लिए, बाइस अप करने के लिए, पावर अप करने के लिए बेसिक चीज़ उसकी पावर सप्लाई है। अगर हम पुरानी चीज़ों को देखें, पुराने इक्विपमेंट को देखें, तो वहाँ पे आपको जस्ट एक ट्रांसफार्मर मिलता था, एक ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे 220 वोल्ट दिए, यहाँ से आपने आउटपुट ले ली, यहाँ पे रेक्टिफायर एक लगा लिया, दो लगा लिए, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, जो भी छोड़ दी। मैं एक कंसेप्ट की बात करता हूँ, एक कैपेसिटर लगाया, यहाँ से आपने आउटपुट ले ली। ये था एक सिंपल सर्किट। इसमें क्या था कि आपको सेपरेट एक रेगुलेशन लगानी पड़ती थी, यहाँ पे कुछ सेफ्टीज नहीं थी, ओवर करंट, ओवर टेम्परेचर, वो सारी चीजें नहीं थी। ये थी एक सिंपल पावर सप्लाई। अभी जो न्यू पावर सप्लाई आ गई उसमें इस सारे सिस्टम को रिप्लेस कर दिया गया। वहां पे एक, उसको कहा जाता है PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर टेक्नोलॉजी। तो आज की जितनी भी पावर सप्लाईज हैं उनको हम देखते हैं तफसील से। अगर आप आजकल हमारे हाथ में, हमारी जेब में, हमारे हर लगेज में ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जिसको हम मोबाइल चार्जर कहते हैं। मोबाइल चार्जर छोटा हो सकता है, मुख्तलिफ डिज़ाइन के हो सकते हैं। हम सारी चीज़ों को देखेंगे और इन सब में हम मुवाजना करेंगे कि ये बैटरी चार्जर या मोबाइल चार्जर हैं, तो इनका डिज़ाइन, कंपनी, मैन्युफैक्चरर, स्पेसिफिकेशन मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन काम करने का अमल एक ही है। इस सप्लाई के अंदर टेक्नोलॉजी क्या है? अगर आपका लैपटॉप का चार्जर है तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी क्या है? ये भी एक बक कन्वर्टर है।
अगर ये कन्वर्टर है तो इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी है, अगर रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज़र है, उसका सर्किट है ये, उसके अंदर टेक्नोलॉजी है। इसी तरह ये एक मेरे पास DVR का सर्किट है और LCD में भी लगता है, तो इसको हम देखेंगे। जितने भी टीवी सर्किट हैं, जितने LED LCD टीवी हैं, उनके अंदर ये है। अगर आपके पास एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई है 5 वोल्ट की है, कोई भी चीज़ जो इनपुट पावर लेके आपको एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिक आउटपुट दे दे, वो आपकी पावर सप्लाई है। जो लेटेस्ट जितनी भी आ रही हैं, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, सब के अंदर टेक्नोलॉजी एक ही है, स्विच मोड पावर सप्लाई, और वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। इसको हम आज तफसील से देखेंगे। किसी सर्किट को, जितने भी पावर सप्लाई सर्किट हैं, इनको मैं डिवाइड करता हूँ मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर ताकि हमें समझने में आसानी हो। पहला ब्लॉक आ जाता है फिल्टर सर्किट, इसी के अंदर सेफ्टी भी आ जाती है। सेफ्टी सर्किट आ गया आपका, इसको हम इन डिटेल देखेंगे। इससे नेक्स्ट ब्लॉक हमारे पास आ जाएगा रेक्टिफायर का, उससे आगे आ जाएगा आपका PWM, ठीक है जी। और यहाँ पे PWM के साथ यहाँ पे आपका स्विचिंग का सर्किट इसी के अंदर आ जाता है, और इससे आगे एक ट्रांसफार्मर लग गया। इसमें एक इसको फीडबैक के लिए कह देंगे, एक फीडबैक का सर्किट हो गया, एक स्विचिंग का सर्किट हो गया, और ये होगी हमारी आउटपुट। इसमें आउटपुट कितनी है, 1 2 4 जितनी भी होगी, इसको आप भूल जाएं। ये एक मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूं। यहां पे उसने क्या किया, ये इस जगह पे उसने रेक्टिफायर लगाया, कैपेसिटर लगा के उसने आउटपुट ले ली। ये आपकी पहली आउटपुट होगी। इसके साथ उसने रेक्टिफायर लगाया और कैपेसिटर लगाया, इसके साथ रेक्टिफायर लगा और कैपेसिटर लगा, ये आपने आउटपुट ले ली। अभी इस सर्किट को उसने वेरीफाई करने के लिए एक उसने लगा दिया फीडबैक सर्किट। ये फीडबैक सर्किट यहां से किसी एक वोल्टेज लाइन को सेंस करेगा, सेंस करके बता देगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर को। अगर ये सारा सर्किट फंक्शनल है, इसमें से वो एक सर्किट को उठाएगा, किसी एक को। अगर यहाँ पे वो 5 पावर सप्लाईज ले रहा है, 5 सेक्शन बना रहा है, हम तफसील से देखते हैं इसको। मैं जस्ट आपको एक पहला इमेज दे रहा हूं, फिर उसके बाद हम तफसील से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी यहाँ पे फीडबैक सर्किट आ गया हमारा। यहाँ पे वो कोई भी रेगुलेटर लगा सकता है जो उसकी ज़रूरत है, ये ऑप्शनल है। अगर किसी ने इस पे लगाया है रेगुलेटर तो ठीक है। यहाँ पे अभी देखें, यहाँ पे आएंगे तो आप इसको 220 वोल्ट दे देंगे। यहाँ ये जो हमारा सर्किट आ गया फिल्टर एंड स्विचिंग सर्किट, इस सर्किट ने क्या करना है, कोई एक पावर सप्लाई ले लेते हैं। जितनी भी पावर सप्लाईज है मैं सबको एक ही साथ लेके चलूंगा। यहाँ पे देखें तो इसके ये इनपुट टर्मिनल आ गए, ये सर्किट आ गया, इसके ये इनपुट टर्मिनल आ गए। इसके फौरन बाद देखें, ये इनपुट टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टर नंबर 1 आ गया। एक लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने एक सप्लाई सारी की सारी तकरीबन से, मैं किसी में कोई डिफरेंस इतना खास नहीं होता, जस्ट किसी में सेफ्टी ज्यादा है, किसी में कम। ये एक लाइन आ गई, आप देखिए, मैं थोड़ा सा क्लोज व्यू देता हूँ। एक लाइन आई, एक लाइन यहाँ पे आई, और उसके पैरेलल में अगर देखें तो ये क्रॉस में एक कंपोनेंट यहाँ पे ये लगा हुआ है। ये इसको देखें तो ये लाइन यहाँ पे जाने के बाद एक S बना हुआ है, ये फ्यूज है। यहां से जाने के बाद ये फ्यूज है और यहां पे दूसरी लाइन लग गई। अभी सर्किट देखें कितना सा बन रहा है, यहां से लेके यहां तक। ये सर्किट दोबारा देख लें, यहां से लेके यहां तक। अगर ये इस पिन से जाएगा, इस कंपोनेंट से गुजरेगा, गुजरने के बाद इस फ्यूज से होते हुए ये टोटल इस सर्किट में आ गया। अभी इसको मैं यहां पे ड्रा करता हूं। यहां पे उसने थायरिस्टर लगा दिया, वेरिस्टर भी कहते हैं, वेरिस्टर कह दिया, वोल्टेज अरेस्टर कह दिया, VA कह दिया, VH कह दिया, कुछ भी हो सकता है। VA लगा दिया उसने, ठीक है जी। और यहां पे एक उसने फ्यूज लगा दिया और ये सर्किट हो गया हमारा इतना सा। अभी यहां पे आपको समझने की बात ये है, यहां पे 220 वोल्ट आपका सर्किट डिजाइन किया गया है। अगर ये सप्लाई 220 है, इसमें उसने तकरीबन 400 वोल्ट या 450 वोल्ट, 400 वोल्ट का तकरीबन ये लगा दिया उसने, VA लगा दिया, वोल्टेज अरेस्टर।
अगर 400 वोल्ट से ज़्यादा यहाँ पे वोल्ट आएंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट होगा, शॉर्ट होने से क्या होगा, बिजली आई, आसमानी बिजली आपके 220 वोल्ट से ज़्यादा जब बढ़ेगी, 400 वोल्ट आएंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने के बाद इंटरनल पाथ ऐसे हो जाएगा और ये फ्यूज़ उड़ा देगा। खुद शॉर्ट हुआ, खुद डैमेज हो जाएगा। खुद डैमेज होने के बाद इस फ्यूज़ को उड़ा देगा और क्या होगा कि आपकी सप्लाई का जो लाइन थी वो कट गई। ये एक लाइन तो मौजूद रहेगी लेकिन आपका फ्यूज़ ब्लो कर जाएगा, फ्यूज़ ख़त्म हो जाएगा। जब फ्यूज़ ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट सर्किट को सप्लाई जाना बंद हो गई। वोल्टेज, स्टैंडर्ड वोल्टेज थे 220 वोल्ट, वोल्टेज जो ही इंक्रीज हुए इसने इस सर्किट को बचा दिया। पहला तो हमारा सेफ्टी सर्किट ये हो गया, पहली सेफ्टी। अभी पहली सेफ्टी में देखेंगे तो क्या आ जाएगा, फ्यूज है, उसके बाद आपका वोल्टेज अरेस्टनर आ गया जो कि आसमानी बिजली से भी बचाता है आपको, कि अगर सर कहीं पे आसमानी बिजली आती है तो ये फ्यूज, ये सर्किट उसको प्रिवेंट कर देगा। इससे अगर आप आगे चले तो एक आगे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये येलो कलर में ये कैपेसिटर है। अगर ये देखें यहाँ पे ये लाइन है और इस लाइन को देखें तो एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये कैपेसिटर भी इस लाइन के पैरेलल में लगा हुआ है। अभी ये कैपेसिटर आ गया, ये है फिल्टर कैपेसिटर। ये फिल्टर क्या है कि आपकी फ्रीक्वेंसी, हमारे पास जो स्टैंडर्ड चल रही है 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज है। हमें इतना पता है कि कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी डीसी के लिए डीसी ब्लॉकर है और हाई फ्रीक्वेंसी को इजी पाथ देता है। अगर वहां पे कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी आएगी, किसी किस्म का हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक आएगी, जब स्पाइक आएगी तो वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी नेक्स्ट सर्किट को, तो ये क्या करेगा कि उस फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट कर देगा। ओवर फ्रीक्वेंसी, जो ओवर सिग्नल आएंगे, जो हार्मोनिक्स आएंगी, उनको ये यहीं से गुजार के ख़त्म कर देगा। अब आपके जो सिस्टम की पावर फैक्टर करेक्शन है वो यहाँ पे हो जाएगी। एक यहाँ पे ये लगी और एक ही साथ इसके रेजिस्टर लगी हुई है। ये दो रेजिस्टर कैपेसिटर आरसी नेटवर्क बन के एक ट्यून्ड सर्किट बनता है। वो सर्किट क्या करेगा कि आपको स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो गुजरने देगा, उससे ओवर फ्रीक्वेंसी को ये यहीं से ही डिस्क्रिमिनेट कर देगा, ख़त्म कर देगा। इससे हम थोड़ा सा आगे चले, मैं बाकी सप्लाईज को भी साथ लेके चलेंगे हम। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इमेज दे दूं, आइडिया दे दूं। यहां से आगे अगर चले, ये लाइन को लेके आगे चले, ये देखिए यहां से चले, यहां पहुंच गए हम इस टर्मिनल पे। यहां पे देखिए तो क्या है, एक टर्मिनल, एक जंक्शन ये बन रहा है। इस जंक्शन को देखेंगे तो यहां पे एक हमें ये काला सा पुर्जा लगा हुआ है जिसके अंदर ये गोल्डन कलर की वायर्स लगी हुई है। ये दो सेक्शन में है, इसको हम लाइन फिल्टर कहा जाता है, डबल लाइन या ट्विन लाइन या ड्यूल लाइन फिल्टर कहा जाता है। तो ये कैसे काम करते हैं, इस लाइन में तो हम यहां तक पहुंच गए। इस लाइन को देखेंगे तो यहां से चलते हुए फ्यूज के साथ एक पोर्शन बन गया हमारा VA का, वोल्टेज अरेस्टनर का, और साथ ही आगे सेकंड फंक्शन ये फ्यूज का कनेक्शन हो गया। इसके साथ ही ये देखें तो ये दूसरी लाइन कैपेसिटर पे लगी हुई है, इसके साथ आगे ये रजिस्टर हो गई। ये हमारा हो गया फिल्टर सर्किट। इससे आगे अगर देखेंगे तो ये लाइन यहां पे आके एंड हो जाती है। यहां पे एक हमारा कंपोनेंट इधर लगा हुआ है और एक लाइन यहां पे, दोनों लाइनें यहां पे आके एंड हो गई। अभी जो आपकी करंट आएगी, जो वोल्टेज आएंगे, वो यहां से उसको मजबूरन इस पुर्जे में से गुजरना पड़ेगा। तो ये देखें तो ये क्या है कि यहां से इसके 4 कनेक्शन है, इसके 1 2 3 4। ये लाइन इसके साथ मिली हुई है, ये एक वायर ही है, वायर का टुकड़ा है, उसको ऐसे उसने लपेटा हुआ है। इसे इंडक्टर कहते हैं जो कि सर्ज करंट से बचाता है। अभी हमारा सर्किट कैसे हो गया, यहां से वोल्टेज आए, पहली सेफ्टी में से गुजरे, ये क्या करेगा, हाई वोल्टेज को अरेस्ट करेगा।
हाई वोल्टेज की सेफ्टी है ये वाली, ये आ गई हाई फ्रीक्वेंसी की सेफ्टी आ गई। इसके साथ ही हमारी ये करंट की सेफ्टी आ गई। इसके बारे में मैंने बात नहीं की। ये देखें, इस पे एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिखी होती है कि ये सर्किट जो डिज़ाइन किया है उसने कहा है जी ये 2 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर सर्किट आगे कोई शॉर्ट सर्किट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, वोल्टेज भी ठीक है, ओवर वोल्टेज नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, लेकिन सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, सर्किट के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से ये सर्किट ओवर करंट लेना शुरू कर गया, तो क्या होगा, 2 एम्पेयर से जो ही ज़्यादा लेगा तो ये फ्यूज़ ब्लो हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ताकि आपको समझने में आसानी हो, पहली सेफ्टी हो गई ओवर करंट, ये वोल्टेज की हो गई, ये फ्रीक्वेंसी की हो गई। 3 सेफ्टीज हमारी, ये हमारा सर्किट हो गया फिल्टर एंड सेफ्टी सर्किट, ये हो गया यहां तक। अगर हम इसको अभी इस तरह देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि यहाँ पे एक तो फ्यूज हो गया, वोल्टेज रेजिस्टर हो गया, यहाँ पे आरसी नेटवर्क हो गया रेजिस्टर, और साथ ही लाइन फिल्टर हो गया। ये चीजें हमारे पास आ गई, इसके अंदर ये चीजें आ गई। इसका काम क्या क्या हो गया, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, ओवर फ्रीक्वेंसी। अगर ये चीजें आएंगी तो ये सर्किट इसको प्रोटेक्ट करेगा। पहला ब्लॉक हमारा यहां पे क्लियर हो जाता है। इसके अंदर कुछ चीजें और भी होती हैं, उसको भी मैं आपको साथ बाद में ऐड ऑन कर लेते हैं, या और साथ ही मैं इधर इस सर्किट को बताता हूं। ये एक इजाफी कंपोनेंट होता है, इसको कहा जाता है एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टर। ये एक स्टैंडर्ड 10 ओम की ये मुख्तलिफ वैल्यूज की रेजिस्टर होती है। एनटीसी क्या होता है कि ये इसके सीरीज में लगाया जाता है, यहीं पे सीरीज में लगाया जाता है। और ये कैसा होता है, रजिस्टर होता है, लेकिन इसकी ये वैल्यू ये इस तरह होता है, इसके साथ ये लाइन होती है, ये वेरिएबल रजिस्टर की तरह होता है, लेकिन इस तरह से इसका सिंबल इस तरह है। ये एनटीसी इसको बोला जाता है। जो ये आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, जो टेम्परेचर बढ़ेगा उस सिस्टम के अंदर तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। इस कंपोनेंट की ये इंटरनली इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाती है। इसको टेस्ट करने का प्रोसीजर भी मैंने अपनी वीडियो में बताया है, वो आपको लिंक दे दूंगा उसकी। तो ये क्या करता है कि जो आपके पास इस एरिया का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ने से क्या होता है कि सिस्टम की करंट कंजम्पशन बढ़ जाती है। जो ही बढ़ती है, अगर वो करंट कंट्रोल नहीं होगी, ये यहाँ से कोई कंपोनेंट डैमेज होगा, तो ये उस करंट को कंट्रोल करवाता है। इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने से। जो टेम्परेचर बढ़ेगा ये उसको कंपनसेट करेगा ताकि कंपोनेंट किसी पे भी ओवरलोड इफेक्ट ना आए। उसी तरह ही यहाँ पे फ्यूज आ गया। चलो इसको मैं थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। इस सर्किट को स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए, तो इस पे टेंशन नहीं लेने की, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अगर आप इसको देखें, इस सप्लाई को, तो ये 2 लाइन आ गई, ये 2 लाइन आ गई। एक लाइन ये लगी हुई है, एक लाइन ये लगी हुई है। इसको अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये ब्लैक कलर का फ्यूज है। ये सप्लाई टीवी सर्किट के अंदर, एलईडी टीवी है, एलसीडी टीवीज हैं, उनके अंदर है। अगर आपके पास कंप्यूटर की पावर सप्लाई है तो भी इसी तरह की है। डिज़ाइन तो मुख्तलिफ हो सकता है, साइज मुख्तलिफ हो सकता है। अगर आप इसको बोलेंगे, ये मोबाइल का चार्जर है, तो अगर आप ये देखेंगे तो इसके अंदर भी वही सेफ्टीज हैं, उसी तरह ही। अगर आप इसको देखेंगे वही सेफ्टीज हैं, इसके अंदर देखेंगे
तो वही चीज़ें हैं, यहाँ पे इनपुट टर्मिनल आ गया, यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, किसी में सेफ्टी कम हो गई, किसी में ज़्यादा हो गई, ये सिस्टम के लिहाज से है। यहाँ पे देखें तो इनपुट को सर्ज करंट करने के लिए उसने एक ही फ्यूज़ लगा दिया, किसी ने उस फ्यूज़ की जगह पे रजिस्टर फ्यूज़ लगा दिया। ये फंक्शन सेम है, फिल्टर एंड प्रोटेक्शन सर्किट इनपुट पे है, उसको उसने लगाना ही लगाना है। इस सेक्शन तक, यहां तक हम पहुंच गए, हमारी ये सप्लाई थी। आप यहां तक पहुंच गए, यहां तक आके देखें तो इसने यहां से गुजरना है। सबसे पहला टेस्ट पॉइंट आपका वोल्टेज के लिए, आप उस पहला टेस्ट पॉइंट हमारा ये आ गया। सप्लाई के अंदर पहला टेस्ट पॉइंट आपका ये हो गया, ये पॉइंट। इस सप्लाई को देखेंगे तो ये पॉइंट आ गया। मैं अभी सारी सप्लाईज को आपको दिखाता हूं। इसके अंदर देखेंगे तो ये टेस्ट पॉइंट आ गया। यहां पे आपको 220 वोल्ट एसी मिलने चाहिए, यहां पे आपके 220 वोल्ट होने चाहिए। अगर आपके 220 वोल्ट इस जगह पे आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका ये सर्किट क्लियर है। अगर सर्किट क्लियर नहीं है तो आपका फ्यूज बर्न हो सकता है, इसमें मेन फ्यूज होता है। उसके बाद या आपका ये अरेस्टनर अगर फ्यूज लगाते हैं, लगाने के बाद फ्यूज बार बार उड़ रहा है, तो आप इसको चेक कर लें, इसको चेक कर लीजिए। अगर ये भी नहीं है, यहां पे भी वोल्टेज, पहला तो टेस्ट पॉइंट आपका ये है। आप ये देखें, यहां पे वोल्टेज आ रहे हैं तो ठीक है। अगर नहीं आ रहे तो स्विच किसी भी शक्ल का हो सकता है, आपका वो स्विच काम नहीं कर रहा। अगर स्विच के इस साइड पे चेक करें, वोल्टेज हैं, एसी वोल्टेज अगर हैं तो ठीक है। अगर वोल्टेज आउटपुट पे हैं, यहां पे पहुंच रहे हैं, इस टर्मिनल पे, इस कनेक्टर पे, इस टर्मिनल पे पहुंच गए, दैट्स नाइस। अगर आपका लैपटॉप का चार्जर है तो यहां पे अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो दैट्स गुड। अगर आप ये फ्रिज का रेगुलेटर सर्किट है, इसको भी देख लें तो ये इसके इनपुट टर्मिनल आ गया, ये लाइन और ये लाइन। अगर इस लाइन को देखेंगे तो इसके साथ ये सीधी फ्यूज पे जा रही है, ये ब्लैक कलर में फ्यूज लगा हुआ है। ये जितने भी इन्वर्टर एसी हैं, ये सर्किट इन्वर्टर एसी में भी लगता है और इन्वर्टर फ्रिज में भी लगता है, जो कि आजकल लेटेस्ट जदीद तरीन फ्रिजें आ रही हैं, फ्रीजर आ रहे हैं, उनके अंदर भी यही सर्किट है। तो सेम टेक्नोलॉजी है। ये फिल्टर लगा हुआ है, यहां से फ्यूज से गुजरने के बाद, फिल्टर में से होने के बाद, ये हमारे पास आ गया फिल्टर सर्किट। उसके बाद रेक्टिफायर है, ब्रिज है, उसको हम तफसील से बाद में देखते हैं। हम इसी को लेके, बेसिक सप्लाई को लेके चलते हैं। अगर आप यहां से आगे चले जाएं, जब ये यहां से आउट होगी लाइन, ये हमारा पोर्शन यहां से लेके यहां तक हमारा खत्म हो गया। मैं इसको पोर्शन बाय पोर्शन, जैसे मैंने ब्लॉक उधर बनाए हैं तो इसको उसी तरह ही हम ब्लॉक बनाएंगे। ये इस सर्किट के अंदर ये फर्स्ट ब्लॉक हमारा ये बन गया, इसका काम यहां पे खत्म हो गया। इससे आगे चले, इस कॉइल से गुजरने के बाद अगर आपके यहां पे वोल्टेज नहीं मिल रहा है, एसी वोल्ट, तो क्या होगा, आपका ये फिल्टर कॉइल खराब हो सकती है। लाइन फिल्टर जो है ये इंटरनली ब्रेक हो सकता है। इसके ये मेरे साथ पहले 2-3 प्रॉब्लम ऐसे आए हैं। इसके अगर आप देखें तो यहाँ पे पिन्ने हैं ये लगी हुई, तो मुमकिन है कि यहाँ से डिस्कनेक्शन हो गया, बैड सोल्डरिंग हो गई, यहाँ पे वोल्टेज अरेस्टनर शॉर्ट हो गया या फ्यूज उड़ गया। इनमें से कोई भी चीज़ अगर ख़राब है तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। इससे आगे चलें तो यहाँ पे एक और फिल्टर लगाया जाता है जो कि मज़ीद प्योरिफिकेशन करता है फ्रीक्वेंसी की। पहले ब्लॉक ने क्या किया, फिल्टर और सेफ्टी को किया, ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, फिल्टर, फ्रीक्वेंसी, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट आ गए ये हमने काउंट कर लिए। इससे आगे हमारे पास आ गया ब्रिज, रेक्टिफायर। इसमें हमारे पास क्या है, या तो वो ब्रिज होगा, ब्रिज सर्किट एज अ होल कंपोनेंट होगा, या 4 डायोड होंगे। इनको हम देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ब्रिज रेक्टिफायर क्या कर रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर ट्विन लाइन रेक्टिफायर है, डबल लाइन रेक्टिफायर है, जो कि दोनों लाइंस में रेक्टिफिकेशन करता है। ये कैसा है,
ये देखिए चार डायोड लग गए। पहला डायोड, इसके बाद इस लाइन को देखें, ये लाइन आ गई, एक हाफ साइकिल को ये करेगा, ठीक है जी। इसके बाद यही लाइन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आने के बाद ये इस तरह हो गया और यहाँ पे एक डायोड और लग गया। अभी देखें तो ये इस तरह करके ये हमारे पास रेक्टिफायर सर्किट बन गया, ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। अभी ये चार डायोड लगे हुए हैं। अगर ये चार डायोड 4 in 1 पैक में हैं, इस तरह से हैं तो भी ठीक है, इस तरह से है तो भी ठीक है, अगर इससे बड़ा पैकेज है तो भी ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये चार डायोड लग गए, ठीक है जी। अगर इसमें देखेंगे तो इसमें ये उसने चार डायोड लगा दिए सेपरेट, 1 2 3 4, ये 4 डायोड लग गए। अगर इस सर्किट को देखेंगे तो इस सर्किट में उसने ये बैटरी चार्जर के अंदर ये ब्रिज रेक्टिफायर लग गया छोटा सा। अगर इससे नेक्स्ट सर्किट में देखेंगे, आपके पास अगर एनर्जी सेवर है तो वहां पे भी यही चीज लगी हुई है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये एक छोटी सी चिप लगी हुई है 4 पॉइंट वाली, 0.4 ही होंगे, 2 पे एसी आएगी, 2 से डीसी मिलेगी। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास ये 4 पॉइंट टर्मिनल 4 पॉइंट कंपोनेंट लगे एसएमडी, ये भी डायोड ही है, रेक्टिफायर है। अभी अगर ये कंपोनेंट लगा हुआ है आपके पास तो इसके ये सेंटर 2 पॉइंट एसी पॉइंट है और आउटर पॉइंट राइट साइड पे नेगेटिव है, जो कट वाली साइड है वो पॉजिटिव है। दोबारा सुन लें, कट के बिल्कुल नीचे, अगर आप कट अपने लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो कट के बिल्कुल नीचे पॉजिटिव आएगा, राइट साइड पे एंड वाला पॉइंट नेगेटिव होगा, दरमियान वाले पॉइंट एसी होंगे। इसको देख लें, इसको भी उसी तरीके से रखेंगे, कट वाली साइड लेफ्ट साइड पे रखेंगे तो जो लेफ्ट वन पॉइंट है तो वो पॉजिटिव है, राइट मोस्ट पॉइंट नेगेटिव है, सेंट्रल 2 पॉइंट जो है वो एसी के हैं। ये 4 पॉइंट आ गए, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट आ गए। ये 4 पॉइंट रेक्टिफायर 4 in 1 पैकेज, चाहे वो ये कंपोनेंट है या 1 by 1 कंपोनेंट है, तो ये 4 कंपोनेंट हमारे पास आ गए। यहाँ पे हमें एक कैपेसिटर मिलेगा बड़ा, जिस पे अगर देखें तो 400 वोल्ट डीसी लिखा हुआ है। यहाँ पे ये 400 वोल्ट कैपेसिटर लगा हुआ है। अभी होगा क्या, यहाँ तक हमारे पास एसी वोल्टेज आए, यहाँ पे हमें एसी वोल्टेज मिल गए। इसको रेक्टिफाई करने के बाद, क्योंकि रेक्टिफायर 1.41 से आप ज़रब देंगे, 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके वोल्टेज यहाँ पे 300 प्लस वोल्टेज आएंगे। यहाँ पे 330 वोल्ट मैं सपोज करता हूँ डीसी। अभी हमारा नेक्स्ट टेस्ट पॉइंट आ गया ये वाला। अगर यहाँ पे आपको डीसी वोल्टेज मिल रहे हैं तो ये सर्किट आपका फंक्शनल है। अभी अगर इसको देख लें, इस ब्लॉक को मैं ब्लू कलर में दे देता हूँ। ये ब्लू कलर रेक्टिफायर ब्रिज सर्किट, इसमें 4 डायोड कैपेसिटर, रेक्टिफायर प्लस कैपेसिटर, ये हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। इसका काम क्या हो गया, इसने फिल्ट्रेशन की थी, इसने रेक्टिफाई करने के बाद डीसी बना के कैपेसिटर पे चार्ज करवा दिया। अभी यहाँ पे देखें, इसको मैं अभी यहाँ पे लेकर आता हूँ। अगर आपको ये वोल्टेज नहीं मिलते,
बाज़ औक़ात होता क्या है कि ये कैपेसिटर चूँकि पेपर कैपेसिटर होता है, पोलर कैपेसिटर होता है, उसके अंदर ऑयल है, कोई भी किसी भी तरह का होगा, मेकन टाइप कुछ भी होगी, तो उसका इंटरनल जो माइका है वो लीक हो सकता है। चूँकि ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये बाज़ औक़ात इसका इंटरनली शॉर्ट हो जाता है। जब ये शॉर्ट होता है, जब ये शॉर्ट होगा तो ये डायोड किसी को डैमेज करेगा। अगर आप फ्यूज़ लगाते हो, फ्यूज़ लगाने के बाद वो बार बार उड़ रहा है, तो सबसे पहले आप इन 4 डायोड्स को चेक कर लें, इन 4 डायोड्स को आप चेक कर लें। इनमें कोई एक डायोड जो है वो काम, हमेशा डायोड पेयर में उड़ते हैं, या चारों उड़ेंगे या 2 उड़ेंगे। और साथ ही ये कैपेसिटर निकाल के आप टेस्ट कर लें। कैपेसिटर के टेस्ट करने की वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, उसकी लिंक मिल जाएगी। डायोड को कैसे टेस्ट करना है उसकी लिंक मिल जाएगी। इंडक्टर को कैसे टेस्ट करना है उसकी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। आपने वोल्टेज अरेस्टर को कैसे चेक करना है, एनटीसी को कैसे चेक करना है, ये सारी वीडियोस हर कंपोनेंट की अलग-अलग मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स में दी हुई है। आपको लिंक्स वहाँ पे मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप उर्दू में मेरी आइंदा वीडियो देखना चाहते हैं तो काइंडली मेरे हसीब इलेक्ट्रॉनिक्स को उर्दू पे जाएँ, उस चैनल को देखें। तो अगर आप इंग्लिश में देखते हैं तो दैट्स वेल। यहाँ पे अभी हमारे पास, मैं बात कर रहा था कि अगर ये कैपेसिटर इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा, जब ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा, आप डायोड चेंज करते हो, डायोड देखते हो, डायोड जला हुआ है, डायोड डैमेज है, रिप्लेस करते हो, डायोड फिर से डैमेज हो जाएगा। डायोड के शॉर्ट होने की, डैमेज होने की सबसे बड़ी वजह ये कैपेसिटर होता है। डायोड के डैमेज होने की सबसे बुनियादी वजह ये कैपेसिटर होगा। अगर डायोड जला हुआ है तो इस कैपेसिटर को लाजमी से चेक करें, पहला ऑप्शन। अभी इससे आप आगे आ जाएं, ये 330 वोल्ट को लेके हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आपको नजर आएगा, यहाँ पे ये वाला, इसको R1 के नाम पे वो कह रहा है, और ये एनटीसी है, ये भी करंट रेगुलेटर है। किसी के अंदर ये लगा हुआ होगा, किसी के अंदर नहीं होगा। हम उसको तफसील से देखेंगे, ताकि अगर मैं कह दूंगा कि ये लगा हुआ है, किसी नेक्स्ट पावर सप्लाई में नहीं है, तो ये एक जस्ट सीरीज रजिस्टर है। ये 10 ओम की, 5 ओम की, 9 ओम की रजिस्टर होती है। यहाँ पे ये वोल्टेज हमारे पास इस जगह पे आ गए। यहाँ पे आने के बाद ये हमारे पास आ गया ट्रांसफार्मर। अभी ट्रांसफार्मर की यहाँ पे आ गए प्लस 300 वोल्ट, जो भी यहाँ पे है 300 है, 330 हैं, या जो भी वोल्ट है, जो भी वोल्टेज है वो यहाँ पे आ गए। आपके पास पॉजिटिव लाइन यहाँ पे आके कनेक्ट हो गई। ये पॉजिटिव लाइन यहाँ से चली, अगर देखें तो ये कैपेसिटर का एक एंड ये है, हाँ ये तो मैं बताना भूल ही गया। ये ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट अगर देखें तो एक लाइन, अगर इसको देखेंगे मज़ीद तफसील से, तो ये डायोड्स के जो नेगेटिव एंड है वो कैपेसिटर के एक एंड पे मिले हुए होंगे और पॉजिटिव एंड एक साइड पे मिले होंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि इन डायोड्स के ये दो, अगर देखें तो 2 पॉइंट हैं। अगर 2 पॉइंट, एनोड इसके कैपेसिटर के एक एंड पे चले गए, और एनोड इसका कैथोड, इसका कैथोड, ये दोनों अगर आप देखेंगे तो ये इस कंपोनेंट के थ्रू, इस सीरीज रेजिस्टर के थ्रू, एनटीसी के थ्रू कहाँ पे चले गए, कैपेसिटर पे। ये हो गया पॉजिटिव एंड, ये वाला कैपेसिटर का एंड पॉजिटिव हो गया, और जिस पे इसके कैथोड एनोड लगे हुए हैं वो है नेगेटिव एंड, कैपेसिटर का नेगेटिव एंड। इसको मैं थोड़ा सा घुमा के अगर दिखाऊंगा तो ये नेगेटिव पट्टी लगी हुई है, ये वाली। तो इसका मतलब ये हुआ कि डायोड के कैथोड से हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिले और कैपेसिटर पे आ गए, इस एंड से वोल्टेज मिले और कैपेसिटर के नेगेटिव एंड पे आ गए। एनोड से वोल्टेज मिले, नेगेटिव एंड पे चले गए। अभी हमें कैपेसिटर पे यहाँ पे 330, 340, 300 वोल्ट यहाँ पे मिलेंगे। हमारा ये सर्किट सेकंड पोर्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आके हमने डीसी वोल्टेज बना लिए। एसी वोल्टेज आए। एसी वोल्टेज फिल्टर करने के बाद, स्विचिंग करने के बाद, मुख्तलिफ सेफ्टी से गुजारने के बाद हमने ब्रिज से गुजारे। ब्रिज से गुजारने के बाद यहाँ पे हमने बना लिए 330 वोल्ट डीसी। एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया। अभी हम डीसी को एसी में कन्वर्ट करेंगे।
आप कहोगे ये कौन सा करतूत कर रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जिसने ये पावर सप्लाई बनाई है वो कर रहा है। ये जो भी डिज़ाइनर है, अगर मैं भी पावर सप्लाई डिज़ाइन करता हूँ तो मैं भी ऐसे ही करूँगा। इस पावर सप्लाई को देख लीजिए, इसमें भी वही काम हुआ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये इसका इनपुट टर्मिनल आ गया। अभी मैं मुख्तलिफ सप्लाइयाँ आपको ये सर्किट, ताकि आपको इस सर्किट को लेके आप सारी पावर सप्लाई से साथ साथ लेके चलें। ये लाइन यहाँ पे आई, 2 लाइनें, इस लाइन को उसने यहाँ से गुजारा, फिल्टर में से गुजारने के बाद सीधा उसने कहाँ पे दे दिया, इन डायोड्स के ऊपर। यहाँ पे 4 डायोड दे दिए। यहाँ पे उसने पकड़ा, आप कहोगे ये क्या साइंस है, यहाँ पे उसने सेफ्टी कम रखी, सिर्फ एक ही फ्यूज लगा दिया। यहाँ पे जस्ट ओनली उन्होंने 1 फ्यूज लगाया है, बाकी उसने ना फिल्टर कैपेसिटर ना कोई और। क्यों कि क्वालिटी वाइज ये डाउन है। इसको एक साइड पे कर दे। अच्छा, डायोड से गुजारने के बाद उसने डायरेक्टली वोल्टेज लिया कैपेसिटर पे, कैपेसिटर के एक एंड पे, कैपेसिटर के दूसरे एंड पे। यहाँ पे आपको सेम वही वोल्टेज यहाँ पे मिलने थे, जो वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलने थे वही वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल गए, इस कैपेसिटर के इस एंड पे। इसमें भी वही कहानी होगी। अगर आपके फ्यूज बार बार उड़ रहा है तो या तो ये कैपेसिटर डायोड शॉर्ट है या कैपेसिटर शॉर्ट है। अगर डायोड उड़ रहे हैं, डायोड डैमेज है, तो क्या होगा कि ये कैपेसिटर उसका सबब बनेगा, या उससे नेक्स्ट सर्किट प्रॉब्लम करेगा, तब भी फ्यूज उड़ेगा। जब भी ओवर करंट होगी तो ये, अभी आपके पास मोबाइल चार्जर है, आप कहते हैं मोबाइल चार्जर काम नहीं करता, तो इसका भी तरीकाकार वही है। आप ये देखें तो वही 400 वोल्ट का कैपेसिटर जो आपका इधर लगा हुआ है, वही 400 वोल्ट का कैपेसिटर ये लगा हुआ है। इसको अगर आप देखेंगे तो इस ब्रिज से गुजारने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे वेरी केयरफुली, ये लाइन आई, एक लाइन पहली इस जगह पे आई, और दूसरी लाइन को देखेंगे तो ये लाइन हमारी, अभी छोटे सर्किट को दिखाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। हाँ, ये अभी देखें, ये लाइन आई, ब्रिज के एक साइड पे आ गई। ये लाइन आई, 0 ओम की SMD फ्यूज रजिस्टर है, यहाँ पे आई, ब्रिज से गुजार दी उसने। यहाँ पे उसने कोई लाइन फिल्टर कोई कुछ नहीं लगाया, जस्ट ओनली एक रजिस्टर लगाई। अगर आपका चार्जर काम नहीं करता और आपको यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलते तो इस रजिस्टर को तो चेक कर लो। अगर ये रजिस्टर शॉर्ट है, यहाँ पे जंपर लगा दो, फ्यूज लगा दो छोटा सा, ताकि यहाँ पे वोल्टेज पहुँच जाए। अगर आप उससे आगे देखेंगे तो ये वोल्टेज, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये लाइन आ गई, एक लाइन अगर ये देखेंगे तो ये लाइन यहाँ से गुजरते हुए, ये ब्रिज की आउटपुट है, ब्रिज के 2 एंड AC वाले ये आ गए, DC यहाँ से एक लाइन ये आ गई और दूसरे लाइन से यहाँ पे आ गई। आपका काम पूरा हो गया। ठीक है जी, AC आपने यहाँ पे दी, DC आपको मिल गई। सेफ्टी में उसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, अभी जब हम बात कर रहे थे फिल्टर एंड सेफ्टी में, तो उसने क्या किया कि फ्यूज सिर्फ एक रजिस्टर लगा दी, बाकी ये सारी चीज़ें काट दी। चलें हम किसी और सर्किट को देख लेते हैं, इसको देख लें। यहाँ पे आ गए आपके AC इनपुट टर्मिनल, ये 2 टर्मिनल। पहले टर्मिनल को देखेंगे तो यहाँ से ये एक कैपेसिटर आ गया जो कि एक लाइन पे, एक लाइन इधर लगी हुई है। दूसरी लाइन को देखेंगे तो यहाँ से होते हुए ये हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है। अगर ये देखें तो ये लाइन फ्यूज़ के एक एंड पे, फ्यूज़ के दूसरे एंड पे, फ्यूज़ का दूसरा एंड कैपेसिटर के एक एंड पे चला गया, ये फिल्टर कैपेसिटर। अगर ओवर करंट होगी तो फ्यूज़ जलेगा, अगर ओवर करंट नहीं होगी, ओवर फ्रिक्वेंसी होगी तो ये उड़ जाएगा, ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा और उसको बचा लेगा। इससे अगर आगे देखें तो ये लाइन सीधी इस इंडक्टर पे चलेगी, लाइन फिल्टर पे, और ये लाइन देखें तो इस इंडक्टर पे चलेगी। यहाँ से जो वोल्टेज गुजरेंगे, गुजरने के बाद आगे देखें इस 2 पॉइंट पे चले गए, और इसको देखेंगे तो इस 2 पॉइंट पे। यानी हमारी एक लाइन यहाँ से आते हुए फिल्टर से गुजरेगी और इस पॉइंट पे आ जाएगी। दूसरी लाइन यहाँ पे आई, फ्यूज से गुजरते हुए, फिल्टर से गुजरते हुए इस डायोड पे, इस डायोड के इस एंड पे आ गई। अभी अगर देखें तो इसको ऐसे करके देख लें तो वही 4 डायोड, सेम 4 डायोड। अगर आप इसको, मैं थोड़ा सा क्लियर व्यू दिखाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास ये आ गए डायोड कैपेसिटर,
ये देखें तो ये लाइन मिली हुई है, इसको देखेंगे तो ये लाइन मिली हुई है। यहाँ पे हमारे पास फजल ओके, ये हमारा कैपेसिटर आ गया। अगर आपको यहाँ पे डीसी वोल्टेज 300 वोल्ट प्लस नहीं मिलते तो दैट मीन्स कि हमारे इस सर्किट में प्रॉब्लम है। ऐसे ही आपके पास अगर लैपटॉप का चार्जर है तो इसमें भी इसी तरह ही होता है कि वही फिल्टर सर्किट, एक लाइन देखें यहाँ पे आई, इसको अगर आप देखेंगे यहाँ से गुजरने के बाद इस जगह पे आई, इसके बाद आगे देखें तो एक रजिस्टर लगी हुई है जो कि फ्यूज रजिस्टर है 0.1 ओम की, 0.1 आर हाफ वाट, ये फ्यूज रजिस्टर आ गई। उससे देखेंगे आगे तो एनटीसी लगा हुआ है और ये आ गई ब्रिज रेक्टिफायर के सेंट्रल पॉइंट पे, जो मैंने आपको ये ब्रिज रेक्टिफायर बताया है, ये ब्रिज मैंने इससे निकाला है, तो ये इसके सेंटर पॉइंट पे आ गई, ब्रिज के सेंटर पॉइंट पे आ गई। दूसरी फ्यूज रजिस्टर से होती हुई गुजरने के बाद, एनटीसी से गुजरने के बाद यहाँ पे आ गई, यहाँ से हमें डीसी वोल्टेज मिल जाएंगे। एक लाइन ये आ गई, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव हो गया। यहाँ से कैपेसिटर मैंने निकाल दिया है, कैपेसिटर इसका ख़राब था, तो यहाँ पे हमें डीसी वोल्टेज मिल गए। यहाँ तक तो हमारी कहानी होगी पूरी। मेरे ख्याल में ये वीडियो आपको बोर करेगी, लेकिन आपको सुननी पड़ेगी, आपको देखनी भी पड़ेगी, सुननी भी पड़ेगी अगर आपने ये सीखनी है तो। अच्छा जी, इससे आगे हमारा सेक्शन आ जाता है PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। आपको हो गई एक नई कहानी शुरू हो गई। इसको कंटिन्यू करने से पहले मैं आपके पास एक छोटा सा सब्जेक्ट और रखता हूं, क्योंकि हम पावर सप्लाई मुकम्मल ट्यूटोरियल कर रहे हैं, मुकम्मल सीखेंगे और फिर इसको प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक की एक कंप्लीट वीडियो है जो कि प्रैक्टिकल ट्रबल शूटिंग पे है। इसके बाद हम वो भी करेंगे। आप कहते हो PWM, ये हमारे पास एक लाइन आ गई, ये सेकंड लाइन आ गई, ये थर्ड लाइन आ गई। ये अकॉर्डिंग टू स्केल तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन चलें समझने के लिए काफ़ी है। हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, या एक मैं एग्जांपल देता हूं कि आपके पास एक स्विच है, उस स्विच को आप मैनुअली ऑपरेट करते हो, ऑन ऑफ करते हो। एक सेकंड, किधर गई है वो वायर जिसके साथ स्विच लगा हुआ था, ताकि उससे बंदा प्रैक्टिकली समझ जाए। ये मेरे पास एक स्विच है, इसके सामने मैंने एक लैंप लगाया हुआ है, एक लैंप लगाया। लैंप लगाने के बाद इस स्विच को मैं ऑन ऑफ कर रहा हूं एक ख़ास टाइम से, 1 सेकंड ऑन, या मैं कहता हूं 5 सेकंड ऑन 5 सेकंड ऑफ, 5 सेकंड ऑन ऑफ, सेम स्पीड से स्विच करूंगा तो जो हमारा ऑन ऑफ का टाइम है मैं कहता हूं वो 50% है। जो हमारे पास यहाँ पे कोई भी सर्किट करेगा वो आधे टाइम के लिए ऑन होगा, आधे टाइम के लिए ऑफ होगा। 50% ड्यूटी साइकिल इसको कहेंगे हम। यहाँ पे हमारा ड्यूटी साइकिल हो गया 50%। इसको ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑफ किया। इसके बाद अगर देखें कैसे, हम कहते हैं कि ये हमारे सर्किट का ऑन टाइम है। जो भी सर्किट आपने आगे लगाया हुआ है, आप लैंप लगाया है, आपने कोई भी चीज़ लगाई है, ये आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको इस पावर सप्लाई की समझ सारी आ गई। ये हमारा ऑन टाइम हो गया जिसके अंदर हम किसी भी सर्किट को ऑन रखेंगे। अभी ये
इतने पोर्शन में वो चीज़ ऑन हुई, इतने पोर्शन में ऑफ हुई, इतने पोर्शन में ऑन हुई, इतने पोर्शन में ऑफ हुई, ऑन ऑफ। ये एक बराबर डिस्टेंस लगा लें आप इसको। यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये उतने टाइम के लिए ऑन हो रही है, उतने टाइम के लिए। ये है 50% ड्यूटी साइकिल। अगर आपके पास, आप कहते हैं ये मैंने 5 सेकंड ऑन रखा था, 5 सेकंड ऑफ रखा था, अगर मैं कहता हूं इसको मैं 8 सेकंड ऑन रखूं, 8 सेकंड ऑन रखूं, ऑन किया, 8 सेकंड ऑन रखने के बाद 2 सेकंड के लिए ऑफ किया, फिर से ऑन कर दिया, 8 सेकंड ऑन रखा, ऑफ कर दिया, 2 सेकंड ऑफ रखा, ऑन कर दिया। सेम ऐसा ही यहां पे 50% लोड ऑपरेट हो रहा था। अगर मैंने उसको बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया है, तो ये क्या होगा, 80% ड्यूटी साइकिल हो जाएगा। यानी 10 सेकंड में से 8 सेकंड हमारा लोड ऑन रहेगा, 2 सेकंड ऑफ रहेगा। ये एक मिसाल दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं इसको समझने के लिए। इसके बाद अगर मैं एक ऐसा निज़ाम कर दूं जिसमें मैं इसको 2 सेकंड ऑन रखूं, 10 सेकंड का टाइम हमने वही रखा हुआ है। हमारे पास 3 कंडीशन आ गई, 3 कंडीशंस आ गई। अगर आप, ये है ऑन पीरियड जिसके अंदर आपने नेक्स्ट सर्किट को ऑन रखना है। अभी ये देखें, ये मैंने 2 सेकंड के लिए ऑन किया, ऑफ कर दिया, ऑफ करता रहा, इतना टाइम चला, 8 सेकंड हो गए, फिर मैंने ऑन कर दिया, 8 और 2 10 सेकंड। 10 सेकंड में से मैंने 2 सेकंड ऑन रखा, ऑफ कर दिया, ऑन रखा, ऑफ कर दिया, 8 सेकंड ऑफ रखा, 2 सेकंड के लिए ऑन किया, 8 सेकंड के लिए ऑफ रखा, 2 सेकंड के लिए ऑन किया। तो हम कहते हैं कि ये 20% हो गया। 10 में से 2 सेकंड हमारे ऑन रहे और बाकी जो है ऑफ रहा। अभी तो इससे क्या होगा, यहां पे जो पावर स्टैंडर्ड रेट पे ट्रांसफर हो रही थी, जो स्विचिंग ऑन ऑफ हो रही थी, जो भी आगे काम हो रहा था, वो 50% हो रहा था। जब हमने स्विचिंग की स्पीड बढ़ा दी तो काम ज्यादा होना शुरू हो गया। जब हमने स्विचिंग की स्पीड कम कर दी तो काम आगे जो होना था वो कम होना शुरू हो गया। अगर आपने मेरी इस बात पे मुत्तफिक हैं तो इससे हम आगे चलते हैं। मैं दोबारा बताता हूं, हमने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार कर लिया, एक ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया, एक ऐसा हम निज़ाम तैयार करते हैं, कोई भी चीज़ होगी तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी, टाइम तो वही रह गया लेकिन उसके ऑन ऑफ का पीरियड हमने कम ज्यादा कर दिया। यहां पे ज्यादा टाइम के लिए ऑन रखा, ड्यूटी साइकिल बढ़ा दिया। बढ़ाने से क्या होगा कि आगे जो पावर ट्रांसफर है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। अभी उसी को मैं लेके आता हूं यहां पे। यहां पे हमने ये वोल्टेज ला लिए और यहां पे एक हमारे पास स्विचिंग सर्किट आ गया। अभी आप मुख्तलिफ सर्किट्स देखेंगे, उनके अंदर क्या है कि किसी के अंदर उसने लगाई है KA3842 आईसी लगी हुई है, किसी पे 2030 लगी हुई है, किसी पे 321 लगी हुई है और किसी पे फैन लगी हुई है 771 लगी होगी, कहीं पे 8508 लगी हुई होगी या 00 लगी हुई होगी, कुछ भी लगा हुआ है। इस चीज को आप छोड़ दें। और किसी जगह पे उसने पिक लगा दी है, किसी जगह पे उसने प्रोसेसर लगा दिया है। क्या चीज है उसको छोड़ दें, एक ब्लॉक को समझें। उसको हम कैसे देखेंगे? अगर इस सर्किट को देखेंगे तो यहां पे एक स्टैंड अलोन स्विचिंग सर्किट लगा हुआ है। ये जो स्विचिंग सर्किट है, ये वाला स्विचिंग सर्किट, इसको हम कहते हैं PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर स्टैंडर्ड रेट पे जब चल रहा है तो ये एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी पे स्विचिंग करवाएगा। उस सर्किट को जो मैंने कहा था कि ऑन ऑफ करवाएगा। जो ये मैनुअल स्विच था हमारे पास,
इसको इलेक्ट्रॉनिकली एक आईसी से, एक कंपोनेंट से या किसी भी ऐसे सेट ऑफ कंपोनेंट से स्विच करवाया गया कि वो आगे पावर को ट्रांसफर करवाए। अभी ये स्विचिंग सर्किट क्या है? ये जो आईसी होगी इसने करना क्या है? ये दो तीन चीजें लेगी। सबसे पहले तो इसके बाइसिंग वोल्टेज आ गए। कोई भी आईसी होगी, TL594 है, 491 है, 591 है, 5541 है, कुछ भी है, छोड़ दो इस चीज को। आप सिर्फ उसकी डाटा शीट देखें, आपको पता चल जाएगा कौन सी पिन पे VCC आई, कौन सी पिन ग्राउंड है, कहां से उसने स्विचिंग करवानी है, क्या तरीकाकार है। हर आईसी का डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन काम करने का तरीकाकार एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी आईसी में। उसको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। यहां पे आ गई पहली चीज, इसकी VCC आ गई। दूसरी चीज आ गई इसका ग्राउंड। तीसरी चीज अभी इसके अंदर क्या आ गई कि इसके साथ आपने एक एक्सटर्नली प्रोग्राम कंपोनेंट लगा दिए। इसमें R होगा, C होगा, रजिस्टर और कैपेसिटर होगा, जो कि इसको एक्सटर्नली हम डिजाइन करके देते हैं कि जी ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए आप ये लगाना है आपने। हर चिप की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, जो डिजाइनर है वो डिजाइन करते वक्त वो कंपोनेंट लगाएगा। वो R है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, वो उसने एक खुद से वैल्यू कैलकुलेट करके वो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी लगेगी। अच्छा, इसके बाद यहां पे इसकी आ जाएगी फीडबैक। फीडबैक में दो तीन तरह की चीजें आ जाती हैं। एक आ गया ओवर करंट सेंस आ गया आउटपुट में। ठीक है जी, कि अगर आपकी करंट ओवर करंट भी नहीं, हम इसको करंट सेंसर कहेंगे। करंट सेंस अक्सर और बेशतर ट्रांसफार्मर्स के अंदर, ये जो हम ट्रांसफार्मर देखेंगे अभी यहां पे, जो चॉपर ट्रांसफार्मर्स को कहा जाता है, जो कि चॉपिंग करवाता है, उसको हम देखेंगे। ये देखें, अभी ये इस जगह पे आ जाए। 300 वोल्ट जो हमने कैपेसिटर से लिए, कैपेसिटर ये वाले वोल्टेज इस एंड पे, ये सीधे कहां चले गए? ट्रांसफार्मर की इस लाइन के ऊपर चले गए, इस पिन के ऊपर चले गए। ये कैपेसिटर हमारा डायरेक्टली इस ट्रांसफार्मर के ऊपर कनेक्ट है पहली पावर सप्लाई में। अगर इस मोबाइल चार्जर को देखेंगे तो इसकी भी ये लाइन सीधी ट्रांसफार्मर पे आ गई इस एंड पे। अगर इस सप्लाई को देखेंगे तो इसकी भी ये लाइन, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की ये लाइन सीधी आ गई ट्रांसफार्मर के इस एंड पे, इस एंड पे पॉजिटिव लाइन इस एंड पे आ गई। अगर ये मोबाइल चार्जर है तो इसका ये पॉजिटिव एंड अगर देखेंगे तो ये सीधा कैपेसिटर के इस टर्मिनल पे आ गया। ये देखें, ये लाइन सीधी इस टर्मिनल पे आ गई। थ्योरी एक ही है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। आप कैपेसिटर का ये एंड देखेंगे तो सीधा ये आ गया, ये दरमियान में एक एंड है कैपेसिटर का, ये देखें, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव, इसको सीधा आप उठाएं तो ये कहां चला गया? इस टर्मिनल पे। ये टर्मिनल, दो टर्मिनल कौन से हैं? ये इस ट्रांसफार्मर के, ये वाले दो टर्मिनल। तो इसका भी ये पॉजिटिव टर्मिनल को आप सीधा देखेंगे तो सीधा ये आके यहां से होता हुआ इस ट्रांसफार्मर पे आ गया। ये सीधी लाइन इस ट्रांसफार्मर पे आ गई। सब में कहानी एक है। इसको देखेंगे तो कैपेसिटर का एक एंड सीधा ट्रांसफार्मर पे आ गया। अभी ट्रांसफार्मर साइज में मुख्तलिफ हो सकता है, डिजाइन में मुख्तलिफ हो सकता है, जो कुछ भी होगा, लेकिन तमाम कैपेसिटर जितने भी हैं, अगर इसको देखेंगे तो इसका भी पॉजिटिव टर्मिनल
इस कैपेसिटर का भी पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर से इस रेजिस्टर से होता हुआ सीधा ट्रांसफार्मर पे आ गया। ये देखें, ये कैपेसिटर लगा हुआ है बड़ा 400 वोल्ट वाला, 400 वोल्ट से सीधा रेजिस्टर से होता हुआ सीधा कैपेसिटर के ऊपर, फ्यूज रेजिस्टर से होता हुआ। अभी आ गई सेकंड एंड की बात, इस एंड की। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि जी कैपेसिटर के ये पॉजिटिव वोल्टेज डायरेक्टली ट्रांसफार्मर पे आ गए। अभी बात आ जाती है स्विचिंग की। स्विचिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि उसमें कुछ भी लगा हुआ हो, स्विचिंग के लिए उसने कुछ भी लगाया हुआ हो, 3842 है, कोई भी आईसी लगी हुई है, तो यहां पे उसने, हाँ बात कर रहे थे सॉरी फीडबैक की, कहां से कहां निकल गई बात, करंट सेंस की। एक साइड तो हमारी आ गई वोल्टेज वाली, ये वाली से, ये वोल्टेज पॉजिटिव लाइन आ गई, ये वाली। नेगेटिव लाइन को देखेंगे तो नेगेटिव लाइन हमारी सीधी चलेगी इन पॉइंट्स के ऊपर। नेगेटिव लाइन कैपेसिटर का इनर एंड नेगेटिव है और ये इनर एंड कहां पे लग गया, एफईटी के एक एंड पे लग गया, ठीक है जी। और ये एंड अभी करेगा क्या, एफईटी ने ये नेगेटिव सप्लाई ले ली, पीडब्ल्यूएम को, ड्राइवर को हम ये इसको सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे 300 वोल्ट आ गए, यहां पे हमारा आ गया स्विच। ये जो 300 वोल्ट थे, कैपेसिटर का नेगेटिव एंड यहां पे आ गया। ये इसमें एफईटी हो सकती है, बीजेटी हो सकता है, आईजीबीटी है, कुछ भी है, इंसुलेटेड गेट है, जो कुछ भी है, बात एक ही है, बात उसका काम स्विचिंग करवाना है। और इसको यहां पे मिलेगी ड्राइव। ये ड्राइव अभी कहां से आएगी, ड्राइव मिलेगी इसको इससे, पीडब्ल्यूएम से। अभी कुछ चिप, कुछ आईसीज वो सेपरेट पीडब्ल्यूएम होती हैं, कुछ वो बिल्ट इन होती हैं, किसी के मॉसफेट अंदर लगा हुआ है। इस चीज को आप छोड़ दें, आप सिर्फ इतना जाने कि पीडब्ल्यूएम प्लस मॉसफेट ये एक ही सर्किट है। ये दो पोर्शन में भी हो सकता है, एक पोर्शन में भी हो सकता है। अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पे ये आईसी और इसके साथ लगे हुए कंपोनेंट एक बन गए। अगर हम इस सर्किट को देखेंगे तो यहां पे जस्ट उसने एक आईसी लगा दी, ये वाली, सिर्फ एक आईसी लग गई, यही आईसी सारा काम करेगी। ये स्विचिंग भी करेगी, ड्राइव भी करेगी, सारा कुछ करेगी। अगर यहां पे देखेंगे तो यहां पे ये चिप लग गई, चिप लगने के बाद साथ एफईटी लगा दी उसने, एफईटी ड्राइव करेगी, बात एक ही है। यहां पे उसने आईजीबीटी लगा दिया। अगर आप बहुत बड़ी पावर सप्लाई को देखेंगे तो उसमें एक और चीज होगी, लेकिन चीज वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। इसकी जगह पे अगर एससीआर लग गए एक ही बात है, अगर यहां पे उसने आईजीबीटी लगा दी है एक ही बात है, अगर उसने बीजेटी लगा दिया है, ट्रांजिस्टर लगा दिया है, एक ही बात है। इसने एक तो ले ली फीडबैक, फीडबैक आएगी इसको दो तरह की, एक होगी करंट सेंस। करंट सेंस जो ही फर्स्ट पल्स ये जनरेट करेगा ये सर्किट, तो साथ ही इस ट्रांसफार्मर के दो एंड, इसमें मुख्तलिफ तरह की आरसी फीडबैक होती है, एलसी फीडबैक होती है, एलएलसी फीडबैक होती है। आरएलसी, एलसी, एलएलसी, जो भी इसकी फीडबैक होगी वो डिजाइनर पे डिपेंड करता है कि वो सर्किट को कितना कॉम्प्लिकेटेड बनाता है, कितना सेफ बनाता है, कितने अच्छे तरीके से इसको इस्तेमाल करेगा, वो उस पर डिपेंड करता है। ये दो लाइनें अगर देखेंगे हम, एक लाइन तो इसकी ग्राउंड के साथ मिल गई, ये वाली लाइन, ये कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। दूसरा एंड देखेंगे तो यहां से होता हुआ ये एंड, यहां से होता हुआ ये रेजिस्टर से होता हुआ क्या करेगा, इस आईसी को मिल जाएगा वापसी। जब ये स्विचिंग करेगा वो वोल्टेज यहां पे इंड्यूस होंगे, ट्रांसफार्मर एक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगी, इसका फ्लक्स उसको काटेगा, उसमें वोल्टेज इंड्यूस होंगे।
आगे करंट फ्लो करेगी, एक वापसी साइकिल चलेगा, वो वापसी काउंटर ईएमएफ इस चौक को काटेगी, इस कॉइल को काटेगी, प्राइमरी के पोर्शन को काटेगी, तो ये वोल्टेज दोबारा से इस आईसी को फीडबैक में मिल जाएंगे। जब ये वोल्टेज मिलेंगे ये आईसी अपनी स्विचिंग शुरू कर देगी। अच्छा, अभी अगर स्टैंडर्ड करंट है इसकी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर से अगर ये सर्किट एक्सीड करना शुरू करेगा तो सेकेंडरी में करंट ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब करंट बढ़ना शुरू हो जाएगी तो इसकी वजह से जो सेकेंडरी का मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो इसको क्या करेगा, ज्यादा काटेगा, इसको कट करेगा। जब कट करेगा तो यहां पे वोल्टेज बढ़ेंगे। जब फीडबैक बढ़ेगी इसकी तो ये क्या करेगी, इस आईसी की स्विचिंग को तेज कर देगी। जब इसकी स्विचिंग ज्यादा होगी तो क्या होगा, यहां पे जो इसकी स्विचिंग है, 2 टर्मिनल, अभी ये देखें, ये इसकी नेगेटिव टर्मिनल यहां पे आया, इसने स्विचिंग करवाने के बाद इस आईसी का आउटपुट टर्मिनल ये है, ये ट्रांसफार्मर पे आ गई। यहां पे एक इसने ये सेंसर लगा दी, सेंसर रजिस्टर लगा दी, कॉइल है, इसके थ्रू इस इंडक्टर पे आ गया। अभी ट्रांसफार्मर को देख ले, पॉजिटिव लाइन ये आ गई, नेगेटिव लाइन ये आ गई, और स्विचिंग करने के बाद ये नेगेटिव लाइन जो है ये समझ लें कि ये स्विच क्लोज करेगा। जो ये स्विच मैं बता रहा था, ये स्विच, ये मैनुअल स्विचिंग मैं कर रहा हूं, ये आईसी ऑटोमेटिकली इस वोल्टेज को स्विच करा के इस कॉइल से होते हुए यहां पे अप्लाई करा देगा। जब अप्लाई करवाएगा तो ये नेगेटिव वोल्टेज करंट जो है ये यहां से गुजरेगी, इस कॉइल से गुजरने के बाद इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से गुजरेगी। जब गुजरेगी तो क्या होगा, ये 300 वोल्ट इसमें से करंट फ्लो करने का सबब बनेंगे। किसने करवाई, एफईटी ने, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर ने। किस रेट से करेगी, जितनी हमारी फीडबैक कम ज्यादा होगी, और जितनी फ्रीक्वेंसी कहां से डिफाइन करेंगे, यहां पे जो इसने रजिस्टर कैपेसिटर नेटवर्क लगा दिया है, ये उसने एक डिफाइन कर दिया कि मियां ये जो कैपेसिटर है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपने यहां पे इसको ट्यून कर दिया, ये इसकी ट्यूनिंग होगी, इसको आपने ट्यून कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। ये जब ट्यून कर दिया तो इसके ट्यून होने से क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी पे ये स्विचिंग करेगा। ये स्विचिंग होती रहेगी। अगर करंट बढ़ेगी, आउटपुट में कोई शॉर्ट सर्किट होगा या सर्किट ओवरड्रा करता है तो क्या करेगा, ये अपनी स्विचिंग को बढ़ा देगा। जब बढ़ाएगा तो ये वोल्टेज आगे रेगुलेट हो जाएंगे। अगर 1 एम्पेयर से करंट कम हो जाती है, आउटपुट कंजप्शन कम हो जाती है, तो क्या होगा कि ये अपनी स्विचिंग को कम कर देगा, क्योंकि यहां पे फीडबैक वोल्टेज कम मिलना शुरू हो जाएंगे। जब करंट सेकेंडरी में करंट फ्लो कम होगी तो ये इसको कम कट करेगी, जिसकी वजह से इसका सेंस सर्किट इसको बताएगा जी आगे इतनी जरूरत नहीं है, स्विचिंग कम कर दो। ये अपनी स्विचिंग को कम कर देगा। नतीजतन क्या होगा कि वोल्टेज आउटपुट में हमें रेगुलेटेड मिलेंगे। अगर करंट ज्यादा लेना शुरू कर दी, इसने स्विचिंग बढ़वा देनी है। करंट कम हुई, इसने स्विचिंग कम करवा देनी है। पहली चीज ये काम, जितनी भी पावर सप्लाई हैं, जितने भी सर्किट हैं, सब के अंदर एक ही काम हो गया। पहली चीज होगी हमारी करंट सेंस। अभी कुछ आईसीज अगर आपके पास एक पीडब्ल्यूएम है, सिंपल है, जिस तरह ये था जिसकी मैंने बात की है, ये सिंपल पीडब्ल्यूएम है। अगर एक बंदा डिजाइन करता है, उसने पिक लगानी है, उसने माइक्रो कंट्रोलर लगाना है, वो एफपीजीए लगाता है, ठीक है जी, वो कोई भी चीज इस्तेमाल करता है इस मकसद के लिए, वो कुछ भी करेगा तो वो क्या करेगा, उसको डिफाइन करेगा। इसके लिए उसमें अभी सेफ्टीज हैं। अगर वो कहता है कि जी इनपुट वोल्टेज, यहां पे वो एक सर्किट लगा के वो बता देता है कि जी ये वोल्टेज को सेंस करो, इनपुट वोल्टेज ठीक है,
वो ट्रू फॉल्स करवा के वो बता देगा। आगे वो कहता है जी एसी वोल्टेज ठीक है, उसने यहाँ पे फ्यूज सेंसर लगा दिया, जितनी भी वो इनपुट कनेक्ट करवाता है अगर फ्यूज पे वोल्टेज है तो ये कहेगा ठीक है जी। अगर फ्यूज पे वोल्टेज नहीं है तो कहेगा जी ये फ्यूज चेक करो, वो फॉल्ट फाइंडिंग साथ करवा देगा। इनपुट वोल्टेज रेक्टिफायर ठीक है, वो कहेगा ठीक है। आगे वो कहता है जी वोल्टेज लेवल ठीक है, ठीक है, वो उसको रीड आउट करवा देगा। ये एक सेपरेट ऑप्शन है। लेकिन अगर वो यहां से एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी यहां पे जनरेट करवाएगा और ये फ्रीक्वेंसी अभी क्या होगी, ये आके उसी तरह ही इस स्विच को ड्राइव करेगी। अगर ये आईसी है तो ये भी यहां पे आके ड्राइव करेगी। अभी इनपुट वोल्टेज, हाँ अभी इसमें एक और चीज आ गई। ये सप्लाई आप लगाते हो 220 वोल्ट पे तो आपको 5 वोल्ट मिलते हैं चार्जर से। अगर आप इस पे 110 वोल्ट देते हो या 80 वोल्ट देते हो तो भी आपको ये 5 वोल्ट ही देगा। ये एक नई साइंस आ गई। ये साइंस भी हमारी यही चीज खत्म करती है। जो पुरानी पावर सप्लाई थी जिसको मैंने पहले कट लगाया था, मैंने कहा था जी पुरानी पावर सप्लाई, इसके अंदर क्या होता था कि 220 वोल्ट है तो 5 वोल्ट मिलेंगे, 110 हो गए तो 2.5 वोल्ट मिलेंगे, अगर 80 वोल्ट हो गए तो आपको 1.5 वोल्ट मिलेगा, अगर ये वोल्टेज 260 हो गए तो यहाँ आपको 6 वोल्ट मिलेंगे। नतीजतन क्या था कि आउटपुट हमारी वोल्टेज रेगुलेट नहीं थे। उस मामले को, उस सारे प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया। आपने वोल्टेज दिए 220, यहाँ पे 330 वोल्ट मिले, इसने आपको 5 वोल्ट दे दिए। क्यों? कंट्रोल किसने किया? स्विचिंग सर्किट ने। आपने दिए 110 वोल्ट, स्विचिंग के रेगुलेट हुए वोल्टेज, यहां पे आपने 220 दिए, रेक्टिफाई होने के बाद 330 वोल्ट, स्विचिंग होने के बाद जो आउटपुट सर्किट है वो आपको क्या देगा? 5 वोल्ट। लेकिन 110 देगा, आपको 180 वोल्ट मिले, स्विचिंग हुई 5 वोल्ट मिले। सारा मामला यहां पे आके आपने स्विचिंग पे खत्म कर दिया। ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर, पिक, माइक्रो कंट्रोलर, एटमल, जो भी चीज लगी हुई है, कोई भी ये आईसीज लगी हुई है, सबका सेम वर्किंग प्रिंसिपल एक है, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट वो अपनी स्विचिंग को कम या ज्यादा करती हैं वोल्टेज के एतबार से, क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन कंप्यूटर आप इसको कह सकते हैं, जो कि आपकी मुख्तलिफ सेफ्टीज को मद्देनजर रखते हुए स्विचिंग करवाता है। जी आ जाए अभी इस जगह पे फिर दोबारा वापसी। यहां पे स्विचिंग हुई, स्विचिंग होने के बाद ये जो पॉजिटिव वोल्टेज यहां दिए थे, नेगेटिव वोल्टेज स्विचिंग होने के बाद यहां से गुजरे, कॉइल से गुजरने के बाद यहां पे आ गए, इसने वोल्टेज इंड्यूस करवा दिए आउटपुट में। आउटपुट में अभी आपको कितनी सेक्शंस चाहिए, कितने सर्किट आपको चाहिए, वो डिपेंड करता है आपकी जरूरत पे या डिजाइनर पे। अभी ये पावर सप्लाई है तो ये मुझे दे रही है 3.2 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 7 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 22 वोल्ट, 30 वोल्ट। अभी इस सर्किट को देखूंगा तो ये जस्ट मुझे 5 वोल्ट देगा। यहां पे ये मुझे 5 वोल्ट देगा। इसके अगर आप देखेंगे तो इसके आउटपुट सेक्शन में 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट्स, 4 पॉइंट है, लेकिन उनको 2 को यूज कर रहा है। यहां पे उसने आउटपुट में एक ही सेक्शन लगा दिया और यहां पे उसने रेक्टिफायर लगाने के बाद कैपेसिटर लगाया आउटपुट फिल्टर के लिए, फ्यूज लगाया, इंडक्टर कॉइल लगाई, आरसी फिल्टर लगाने के, एलसी फिल्टर लगाने के बाद आउटपुट दे दी। यहां पे उसने एक सेक्शन आउटपुट ली है 5 वोल्ट की। इस सर्किट को देखेंगे तो इसमें उसने सेम फिनोमेना यूज किया है। ये हमारे स्विचिंग वोल्टेज हो गए, ये हमारी फीडबैक आ गई। आउटपुट पे उसने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इसको उसने रेक्टिफायर से गुजारा, रेक्टिफायर से गुजारने के बाद फिल्टर कैपेसिटर के थ्रू गुजारा, आउटपुट दे दी। मोबाइल चार्जर हैं हमारे पास, तो मोबाइल चार्जर के देखें तो ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट,
आगे उसने रेक्टिफायर लगाया, रेक्टिफायर लगा के एलईडी लगा दी, आउटपुट मिल गई हमें। ये साइड पे कर दें। अच्छा, वही जो बात कर रहा था एसएमपीएस के अंदर, यहां पे उसने ये 6 पॉइंट वाली छोटी सी आईसी इस मोबाइल चार्जर के अंदर उसने ये छोटी आईसी लगा दी, ये वाली, ये चिप लगा दी एसएमडी। ये छोटी सी चिप आपको नजर आ रही है, ये 6 पॉइंट वाली चिप लग गई। यहां पे आ जाएं तो यहां पे उसने एक स्टैंड अलोन आईसी लगा दी 5 पिन वाली। इस मोबाइल चार्जर को देखेंगे तो यहां पे उसने ये एक आईसी लगा दी 8 पिन वाली। ये भी एसएमपीएस है, पीडब्ल्यूएम है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है। यहां पे 5 पिन आईसी लग गई, 1 2 3 4 5 पिन। एक पिन इसकी एक पिन इसकी ग्राउंड हो गई, एक पिन इसकी फीडबैक हो गई, एक पिन इसकी जो कलेक्टर लोड है वो लग गया, और ट्यूनर सर्किट आ गया और फीडबैक आ गई। यहां पे देखें तो यहां पे उसने थोड़ा सा काम लंबा कर दिया, एक आईसी लगाई और उसके आगे एफईटी लगा के इसकी ड्राइव इस एफईटी को दी। एफईटी ट्रांसफार्मर को स्विच करेगी। अगर यहां पे देखें तो ये डायरेक्टली ये आईसी इसको स्विच करा रही है इस ट्रांसफार्मर को। अगर यहां पे देखेंगे ये आईसी लग गई, इस आईसी ने 2 एफईटीज को ड्राइव किया, एफईटीज दोनों ड्राइव करके इस ट्रांसफार्मर को ड्राइव देगी, आउटपुट मिल जाएगी। कहानी सब में एक है, स्विचिंग करवानी है, खा वो किसी तरीके से भी करवा लो। वापसी इस जगह पे आ जाते हैं। यहां पे हमने बात की थी स्विचिंग की। स्विचिंग कितने तरीके से करवाई, कैसे करवाई, उसमें क्या क्या उसको जरूरत पेश आई। उसने फीडबैक ली, फीडबैक के लिए उसने एक्सटर्नल आरसी नेटवर्क बनाया फ्रीक्वेंसी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए। उसकी फ्रीक्वेंसी बिलफर्ज आप कहते हैं कि 10 किलोहर्ट्ज पे ये स्विच करवाएगा। अभी 10 किलोहर्ट्ज में स्विचिंग कितने परसेंट करवानी है? 50% करवानी है। आगे करंट का लोड बढ़ गया, जब लोड बढ़ेगा तो उसको ये करंट सेंस बताएगा जी आगे लोड बढ़ रहा है। तो लोड बढ़ने से क्या होगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर फ्रीक्वेंसी स्विचिंग ज्यादा कर देगा। जब ये स्विचिंग ज्यादा करेगा तो इसके ज्यादा करने से क्या होगा कि इस कॉइल में से ज्यादा देर तक वोल्टेज गुजरेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बिल्ड होगा, आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा हो जाएंगे। जब वोल्टेज बढ़ेंगे आपकी करंट भी ऑटोमेटिकली कंपनसेट हो जाती है। आगे आउटपुट में लोड कम हो गया, यहां से फीडबैक सर्किट ने सेंस करके इस आईसी को बता दिया कि जी आगे लोड कम हो गया है। लोड कम होने से क्या करेगा, ये स्विचिंग की स्पीड को कम कर देगा, ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कम हो जाएगी। जब कम होगी तो आउटपुट में हमें क्या होगा कि वोल्टेज वही रहेंगे लेकिन उसमें करंट की स्ट्रेंथ जो है वो कम करवा देगा, क्योंकि जो जो करंट का लोड बढ़ता है तो वोल्टेज उसके साथ रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। जब उसको कंपनसेट करने के लिए, वोल्टेज लेवल को कंपनसेट करने के लिए स्विचिंग को बढ़ाता है। बढ़ाने से क्या होगा, आपके आउटपुट वोल्टेज रेगुलेट होंगे। इनपुट पे आपको 330 की बजाय आपने इसको 200 वोल्ट दे दिए तो ये अपनी स्विचिंग को बढ़ा देगा। बढ़ाने से आपको आउटपुट पूरी मिलेगी। यहां पे बात हमें समझ आ गई कि यहां पे हमें एक ड्राइव सिग्नल चाहिए, यहां पे हमें पीडब्ल्यूएम का सिग्नल चाहिए, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर सिग्नल चाहिए। यहां पे हमें आउटपुट आ गई। आउटपुट हमारी जरूरत के मुताबिक है। आउटपुट में हमें कौन सी आउटपुट चाहिए, कितने वोल्ट चाहिए, कितने सेक्शन चाहिए। जैसे मैंने ये सप्लाई बताई है तो इसमें 6 आउटपुट हैं। ये आउटपुट सप्लाई बताई है तो इसमें आपको 5.5 वोल्ट दे रहा है मोबाइल चार्जर के अंदर। अगर मेरे पास ये सप्लाई है तो ये 5 वोल्ट रेगुलेटेड है, तो ये 5 वोल्ट एक सेक्शन है, एक सेक्शन यूज करेगा। मोबाइल चार्जर के अंदर एक सेक्शन यूज कर रहा है। अगर अभी ये सप्लाई है तो इसमें 3.3 वोल्ट है, 5 वोल्ट है और 24 वोल्ट है। यानी जरूरत के हिसाब से वो अपनी आउटपुट को कम या ज्यादा कर सकता है, लेकिन फंक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल,
विल रिमेन सेम। यहां से गुजारने के बाद अगर देखें तो हर सेक्शन में उसने क्या किया है कि डायोड लगा दिया है। एक लगा डायोड, साथ उसने क्या किया, कैपेसिटर लगाया, इसको उसने आउटपुट में ले लिया। अगर उसने सेक्शन और लगाना है, डायोड लगाएगा और यहाँ पे कैपेसिटर लगाएगा, ये आउटपुट ले ली। जितने भी सेक्शन उसको चाहिए, यहाँ पे मैं कहता हूँ 3.3 वोल्ट ले रहा है, 5 वोल्ट लेगा। अच्छा, एक इसमें एक और काम करेगा, जो अभी यहां पे था हमारा, ये सेक्शन क्लियर हो गया। इसको मैं देता हूं ब्लैक कलर। पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर में हमारे पास ये काम हो गया, स्विचिंग हो गई। स्विचिंग होने के बाद वोल्टेज बनाए हमने, आउटपुट पे ले लिए। आउटपुट पे हमें एक सिस्टम और आ गया जिसको कहते हैं फीडबैक सर्किट। ये होता है आउटपुट में शॉर्ट सर्किट को टेस्ट करता है, शॉर्ट सर्किट को वेरीफाई करवाता है। मिसाल के तौर पे वो कहता है जी ये पावर सप्लाई सबसे अहम तरीन पावर सप्लाई है, अगर इस सर्किट में शॉर्ट होगा तो वो क्या करेगा, उस सिस्टम को ऑफ करवा देगा। यहां से वो एक सेंस करवाएगा, यहां पे रेफरेंस वोल्टेज लगे होंगे। यहां पे किसी भी तरीके से वो रेफरेंस लगा सकता है, वो जीनर लगाएगा, वो इंटेलिजेंट जीनर लगा दे, कुछ भी लगा दे। आपको बताता हूं कि जी कौन सी चीज वहां पे लगी हुई होती है। इसमें से ये निकला हुआ है, आप अगर देखें तो एक एंड पे ट्रांजिस्टर नुमा ये 3 पॉइंट वाला कंपोनेंट लगा हुआ है, 1 2 3। ये हमारे पास जीनर है। मैं एक और जी, ये लगा हुआ है, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर की ये आउटपुट है, तो इसकी जो आउटपुट है वहां पे एक ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जीनर लगा हुआ है जो कि वोल्टेज को सेंस करता है। यहाँ पे ये लग गया, इसका कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन वर्किंग प्रिंसिपल विल रिमेन सेम। ये क्या करेगा, वापसी यहाँ पे मौजूद होने वाले वोल्टेज को क्या करेगा, सेंस करने के बाद ऑप्टोकपलर पे दे देगा। फीडबैक सर्किट, यहां पे आउटपुट का एक हिस्सा लेने के बाद यहां पे इसको वो वोल्टेज अप्लाई कर दिए जाते हैं। बाज़ औक़ात यहां पे रजिस्टर लगाई जाती है 1K की, वो वोल्टेज के हिसाब से है कि कितने वोल्टेज को उसने सेंस करवाना है। इसकी सेंटर पिन से आउटपुट लेने के बाद क्या करेगा, यहां पे ऑप्टो कपलर को या ऑप्टो आइसोलेटर को दे देगा। इसके अंदर एक एलईडी लगी हुई है और एक फोटो डायोड है। अगर देखें तो उसने इसी वोल्टेज को, आउटपुट के वोल्टेज को लेने के बाद यहां से एक उसने ये रजिस्टर लगा दी दरमियान में। इस रजिस्टर से गुजारने के बाद एक और रजिस्टर लगाई और इसको दे दिया इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे देने के बाद इसकी एक पिन पे आ गया वोल्टेज और दूसरी पिन देखें तो ग्राउंड पे लगी हुई है। ये वोल्टेज यहाँ से एसी वोल्टेज थे, इस डबल डायोड से गुजारने के बाद, रेक्टिफायर से गुजारने के बाद कैपेसिटर पे आए। कैपेसिटर से गुजरने के बाद ये वोल्टेज इस फिल्टर में से गुजारे उसने, आउटपुट वोल्टेज। इसको फिल्टर बनाया, डबल कैपेसिटर लगा दिया आगे, पहला कैपेसिटर, आगे उसने एल लगाई फिल्टर, इंडक्टर लगाया, इंडक्टर से ये कैपेसिटर। इस कैपेसिटर से जो आउटपुट टर्मिनल पे वोल्टेज लेके गया, ये नेगेटिव टर्मिनल कैपेसिटर के इस एंड से होते हुए वोल्टेज सीधे इस टर्मिनल पे आ गए। अब ये देखें तो ये टर्मिनल एक उसने इसकी एक एंड पे दे दिया ऑप्टो कपलर के, और साथ ही उसने इस जीनर के दे दिया जो आपका रेफरेंस ट्रांजिस्टर बना हुआ है, रेफरेंस जीनर है। रेफरेंस वोल्टेज के लिए कुछ भी लगा सकता है वो, KA431 है, कुछ भी है। लेकिन जो आपके ये जो
वोल्टेज हैं इस ऑप्टो कपलर के ऊपर, यहाँ पे वोल्टेज आपको स्टैंडर्ड मिलने चाहिए और रेगुलेटेड होने चाहिए। अगर यहाँ पे वोल्टेज वेरी हो रहे हैं तो आपके इस एरिया में प्रॉब्लम है। अभी हम मज़ीद इसके फॉल्ट जो है वो उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल के, क्या क्या होता है और कैसे होता है। यहाँ पे जैसे मैंने ये बताया कि जब इसके वोल्टेज स्टैंडर्ड वोल्टेज यहाँ पे पहुँचेंगे, ये डिज़ाइनर पे डिपेंड करता है कि उस किस तरह से प्रोग्राम करता है। ये प्रोग्राम्ड वोल्टेज होते हैं, प्रोग्राम्ड रेफरेंस वोल्टेज होते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद इसने यहाँ पे कंडक्ट करवा दिया। जब कंडक्ट करवाएगा तो ये कंडक्टेड वोल्टेज यहाँ से गुजरेंगे ये वाले, और ये देखिए तो ये दो लाइंस हो गई। ये इसकी लाइन सीधी यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर और रेजिस्टर से होते हुए आपके इस आईसी पे चली गई। इसको इनहिबिट करवा देगी, डिसेबल करवा देगी, पहली चीज़, पहली आईसी। इसके बाद अगर हम देखेंगे इस सर्किट को तो ये फीडबैक यहाँ से जब ये वोल्टेज सेंस करेगा, यहाँ पे अगर मैं आपको नंबर दिखाता हूँ तो यहाँ पे KA लगा है, या कौन सा लगा है, 431 है या कौन सा, जी 43 है, लेकिन ये TA है, TL 431 है, KA 431 है, जो भी कोई भी चीज़ लगी हुई है। TL 431 है। यहाँ से वोल्टेज सेंस होने के बाद ये इस आईसी को डिसेबल करवा देंगे। अगर आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है, आउटपुट में वोल्टेज रेगुलेटेड नहीं है, तो ये फीडबैक यहाँ पे इसको मिलेगी। करंट की सेंस लाइन ओवर करंट की कंडीशन में यहाँ से वो सेंस करेगा, सेंस करके इस आईसी को बता देगा जी आउटपुट में इतनी करंट कंज्यूम हो रही है। जितनी कंजम्पशन ज़्यादा होगी ये अपनी स्विचिंग को बढ़ा देगा, जितनी कंजम्पशन कम होगी ये अपनी स्विचिंग को कम कर देगा। इनपुट वोल्टेज ये भी यहाँ से सेंस होके इस आईसी को मिल रहे हैं। इनपुट वोल्टेज थोड़े होंगे तो स्विचिंग को बढ़ा देगा, आउटपुट बढ़ जाएगी, 5 वोल्ट स्टेबल हो जाएगी। इनपुट वोल्टेज अगर ज़्यादा हुए स्विचिंग को कम कर देगा, आउटपुट रेगुलेट हो जाएंगे। अभी ये स्विचिंग पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर इनपुट वोल्टेज को सेंस कर रहा है, आउटपुट करंट को सेंस कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज को सेंस कर रहा है, शॉर्ट सर्किट को सेंस कर रहा है। ये जितनी चीज़ें हैं वो सारी सेंस करने के बाद यहाँ से चॉपिंग करवाएगा। चॉपिंग करने के बाद यहाँ पे हमने कहा था कि रेगुलेट हुए, ये फीडबैक इसको मिली, इसने ऑप्टो कपलर, ठीक है जी, ऑप्टो कपलर को बता दिया इसने, और इसने PWM को बता दिया। इस एरिया में शॉर्ट सर्किट हुई तो क्या करेगा, अगर आउटपुट में आपके शॉर्ट सर्किट है तो इस सर्किट को प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करेगा, स्विचिंग आईसी को ऑफ करवा देगा। जब ऑफ करवाएगा स्विचिंग नहीं होगी, यहाँ पे किसी किस्म की करंट फ्लो नहीं होगी, आपका आउटपुट सर्किट सेफ रहेगा। अभी हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकते हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। 220 वोल्ट आए, ये हमारी पावर सप्लाई कंप्लीट होगी। हमारी जितनी भी पावर सप्लाईज हैं वो सारी इसी तरह ही काम करती हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। 220 वोल्ट आए, वोल्टेज रेजिस्टर सेफ्टी सर्किट यहाँ से गुजरने के बाद ये हमने अभी सारे के सारे ये पोर्शन कंप्लीट कर लिए। ये पोर्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये आउटपुट रेगुलेटर का रेक्टिफायर रेगुलेटर सर्किट, वो भी मैंने आपको बता दिया कि जी यहाँ पे रेक्टिफायर लगा हुआ है। रेक्टिफायर आगे कैपेसिटर हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर इस सप्लाई में देखेंगे तो हर सेक्शन के आगे रेक्टिफायर लगा हुआ है और साथ साथ उसके
कॉयल लगी हुई है, कॉयल के साथ कैपेसिटर हैं, ये मुख्तलिफ चीज़ें लगी हुई हैं। अभी हम उसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और आने वाले फॉल्ट देखेंगे कि किस किस तरह इसमें प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे अगर हमारे पास 220 वोल्ट हैं इनपुट पे, मैं एक पावर सप्लाई लगा लेता हूँ, फिर उसको देखते हैं हम। चलिए पहले मैं आपको मोबाइल चार्जर के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं कि कैसे कैसे काम होगा। पहले मैं देता हूँ इसको 110 वोल्ट। मल्टीमीटर को हमने लगाया, मैंने 110 वोल्ट पे इसको कनेक्ट किया है। पहले 110 वोल्ट देने के बाद ये देखेंगे मैंने इसको दिए 110 वोल्ट, एसी वोल्ट पे सेट किया। सेट करने के बाद ये देखिए तो वोल्टेज मिले हमें 115 वोल्ट। यहाँ पे इन दो पॉइंट्स पे 110 वोल्ट आ गए। इसको गुजारने के बाद, ब्रिज से गुजारने के बाद ये देखें तो एक लाइन ये आ गई और दूसरी लाइन ये आ गई। दोनों वोल्टेज हमें डीसी वोल्ट आप कैपेसिटर के एंड पे चेक करेंगे। आपको कितने मिले? 165 वोल्ट डीसी। जब ये 165 वोल्ट डीसी मिले, स्विचिंग हुई। स्विचिंग होने के बाद अभी मैं आपको इस ट्रांसफार्मर की ये वाली साइड इसकी फीडबैक दिखाता हूं। ये देखिए तो 1.1 वोल्ट इसको फीडबैक मिल रही है। इस सूरत में 1.1 मिलीवोल्ट फीडबैक मिल रही है कि आपने इसको वोल्टेज दिए ये वाले, ये स्विचिंग करवाएगी ये आईसी और ये एफईटी प्लस ये इसके कंपोनेंट, और ऑप्टो कपलर इसको वापसी फीडबैक देगा। ऑप्टो कपलर से कितनी फीडबैक मिल रही है मैं डीसी वोल्टेज पे सेट करता हूं, और डीसी वोल्टेज पे सेट करने के बाद मैं इसको इन 2 पॉइंट पे लगाता हूं तो मुझे 1.05 ये वोल्ट मिल रहे हैं इस पे, और इसकी आउटपुट पे देखें तो 10 वोल्ट मिल रहे हैं। जो आगे स्विच करवा रहा है तो इसका मतलब है कि ये चार्जर भी काम कर रहा है। ये चार्जर काम कर रहा है। इसकी अगर आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट के ये 2 पॉइंट जो यूएसबी कनेक्टर पे हैं, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल रही है 5.6 वोल्ट। इनपुट दी हमने 115 वोल्ट, कैपेसिटर पे मिले हमें 164 वोल्ट, 164 वोल्ट डीसी मिले। अभी मैं इसी को कनेक्ट करूंगा। अभी मैंने कनेक्ट किया 220 वोल्ट पे। ये देखें 234 वोल्ट मिले, 234 वोल्ट, और इसको डीसी पे करेंगे तो डीसी पे करने से आपको यहां पे मिलेगी अभी 333 वोल्ट। ये जो मैंने बताया था कि यहां आपको 330 वोल्ट मिलेंगे। इनपुट कम की, वोल्टेज कम हो गए, लेकिन आउटपुट हमारी उसी तरह से यहाँ पे 5 वोल्ट मिली हमें। तो जब आपने ये आउटपुट अभी चेक करनी है यहाँ पे डीसी वोल्ट, तो आपको वही वोल्ट मिलने चाहिए 5.5 वोल्ट। जब आपने 115 वोल्ट दिए तो भी 5.5 वोल्ट मिले, जब आपने इनपुट को ज़्यादा किया तब भी 5.5 वोल्ट मिले। अभी हम सर्किट को दूसरे को कनेक्ट करते हैं और मैं आपको वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ट्रबल शूटिंग बताता हूँ। ये तो मैंने जस्ट आपको एक चार्जर की मिसाल दी है। इस सर्किट को कनेक्ट करते हैं, लाइन और न्यूट्रल इसके साथ कनेक्ट करते हैं, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि जी यहाँ पे क्या हो रहा है। ये इसकी है लाइन और ये इसकी है न्यूट्रल। पहले मैं इसको 110 वोल्ट के साथ आपको ट्रबल शूट करके दिखाऊंगा कि जी इसके अंदर क्या हो रहा है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी ये देखिए तो मैंने इसको इनपुट पे दिया और साथ ही ये फ्यूज रजिस्टर लगा हुआ है। अभी फ्यूज को आपने चेक कैसे करना है, पहले तो आप फ्यूज चेक कर लेंगे जी फ्यूज ठीक भी है कि नहीं है। मीटर को कंटिन्यूटी पे रखें और
ये यहाँ से आई लाइन, इसका मतलब फ्यूज़ ठीक है। तो इसको अभी हम करते हैं, एसी पे रखेंगे मल्टीमीटर को और इसको देते हैं 114 वोल्ट 115 वोल्ट देते हैं और देखते हैं ये क्या करता है। एसी पे रखा, यहाँ पे देखें तो आपको 117 वोल्ट 116 वोल्ट मिल गए। अभी जिस तरह मैंने बताया था, फ्यूज से गुजरने के बाद अगर आप देखें तो एक लाइन कॉमन पे रखें और ये देखें तो ये फ्यूज वोल्टेज मिल गए। यहाँ से फ्यूज की आउटपुट आपको इस सर्किट की मिल जाएगी 116 वोल्ट। अगर इससे देखेंगे आगे तो ये ब्रिज रेक्टिफायर है, 4 डायोड नजर आ रहे हैं आपको। इन 4 से गुजरने के बाद ये कैपेसिटर है हमारे पास। इस कैपेसिटर की आउटपुट हम देखेंगे तो इसके लिए आप डीसी पे करेंगे मल्टीमीटर को और यहाँ पे इसको चेक कर लीजिए। वन 166 वोल्ट मिल गए, 166 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो सर्किट है ये पूरे का पूरा सर्किट काम कर रहा है, ये पूरा सर्किट काम कर रहा है। अभी हम देखेंगे आउटपुट सेक्शन में कि आउटपुट में हमें कुछ मिला है कि नहीं मिला। अगर इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट हमें 5.2 वोल्ट मिल रही है, ये सर्किट हमारा ये भी काम कर रहा है। अगर आउटपुट रेगुलेटेड नहीं है, अगर तो आपको आउटपुट बिल्कुल नहीं मिल रही, किसी किस्म की आउटपुट नहीं मिल रही, तो आपकी ये आईसी खराब हो सकती है। ये आईसी, उसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं ये आईसी खराब होगी। आपको इनपुट वोल्टेज आप दे रहे हो, आउटपुट बिल्कुल नहीं मिल रही, 0 वोल्ट है, ये बड़ी गुर की बात है। अगर आप इनपुट दे रहे हो, आउटपुट आपको नहीं मिली, दैट मीन्स कि आपकी ये आईसी ठीक नहीं है। आप इससे रिलेटेड बात ये होता है कि ये रजिस्टर लगी है, अगर ये रजिस्टर डैमेज है तो ये रजिस्टर आप चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से होम पे रखें या कंटिन्यूटी पे रखें तो ये फ्यूज रजिस्टर होती है, ये खराब हो सकती है। अगर ये ठीक है तो फिर आपकी पॉजिटिवली ये आईसी खराब है। अगर आपकी टोटली वोल्टेज आउटपुट नहीं है, अगर आपको फ्लक्चुएशन मिलती है, यहां पे वोल्टेज स्टेबल नहीं है, आपको ऐसे स्टेबल आउटपुट चेंज होती हुई मिलती है, इस तरह जैसे मल्टीमीटर भी शो कर रहा है, तो अगर आपको इस तरह की आउटपुट मिलती है तो फिर आपका फीडबैक सर्किट प्रॉब्लम है। ऑप्टो कपलर खराब है, उसके साथ लगे हुए कंपोनेंट खराब है। इसमें ये जो छोटे छोटे एसएमडी लगे हुए हैं, इसमें से कोई एक कंपोनेंट खराब हो सकता है, या फिर भी उसका जो वोल्टेज रेफरेंस है वो खराब है। ये मैंने इस पे पावर सप्लाई लगाई, इसको मैं पावर देता हूँ 110 वोल्ट और इसको अभी अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीसी वोल्टेज पे लगाया और इसके ग्राउंड को दे, ग्राउंड पे लगाए और यहाँ पे देखें तो 3.6 वोल्ट मिल रहे हैं और ये रेगुलेटेड है, तो इसका मतलब है ये सप्लाई काम कर रही है। इसके दूसरे सेक्शन पे लगाए, 8.7 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। 13 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। 4.95 वोल्ट मिल रहे हैं, वेरी गुड। 4.9 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। 22 वोल्ट मिल रहे हैं, ठीक है। और एंड पे आपको 30 वोल्ट मिल रहे हैं, वेरी गुड। ये सप्लाई काम कर रही है, दैट मीन्स ये पावर सप्लाई फंक्शनल है। इसको वेरीफाई करने के लिए अभी आपने टेस्ट प्रोसीजर में जाना है, चेक करना है। मैं आपको चेक करवाता हूं कि जी यहां पे देखें 1.04 वोल्ट मिल रहे हैं ऑप्टो कपलर की इनपुट पे, ऑप्टो कपलर की इनपुट पे। यहां पे आपको आउटपुट में 0.5 वोल्ट मिल रहे हैं। ये ऑप्टो कपलर एनपीएम आउटपुट पे हो सकता है, पीएनपी आउटपुट पे हो सकता है, कोई मुख्तलिफ इस्तेमाल के हिसाब से। लेकिन बेसिक फिनोमिना कि आपको यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 वोल्ट मिलने चाहिए। अभी मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास है एक सेक्शन 4.9 वोल्ट का और मैं इस सिस्टम को बता देता हूँ कि जी मेरे पास ये एरिया शॉर्ट है, आगे शॉर्ट सर्किट है। तो क्या होगा कि अगर आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है, मैंने ये ऑप्टो कपलर की इनपुट को शॉर्ट कर दिया, तो पावर सप्लाई बार बार ऑन होने की कोशिश करेगी, पावर सप्लाई बार बार
फ्लक्चुएशन होगी। अगर आपकी पावर सप्लाई इस तरह फ्लक्चुएट कर रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये देखें, मैंने इस अगली दुनिया को बता दिया। नेक्स्ट जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर है उसको बताया कि जी आउटपुट में शॉर्ट सर्किट है। जब शॉर्ट सर्किट है तो आपकी पावर सप्लाई इस तरह से फ्लक्चुएट करेगी, बार बार ऑन ऑफ होने की कोशिश करेगी। अगर आपकी पावर सप्लाई इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है तो आप इस सेक्शन में काम नहीं करोगे, आप इस सेक्शन में चेक करोगे। इस सेक्शन में कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा, कोई डायोड, कोई कैपेसिटर, कोई चीज़ शॉर्ट सर्किट है, तो आपको यहाँ पे काम करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास पावर सप्लाई टोटली आउटपुट नहीं देती, अभी देखें ये भी आउटपुट मिल रही है, अगर आपको टोटली आउटपुट नहीं मिल रही, ये देखिए, अगर टोटली आउटपुट नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे, इस सेक्शन में काम करेंगे। उसके लिए आपको पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर, ऑप्टो कपलर, ये चीजें चेक करने की जरूरत है। ये पोर्शन चेक करोगे। आउटपुट नहीं मिल रही, ये पोर्शन चेक करो। कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करो, अभी आ जाएगी इधर। अगर आपकी आउटपुट वेरी कर रही है, वेरिएंग वोल्टेज मिल रहे हैं जो कि वेरी हो रहे हैं, तो चेंज हो रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, जो कि स्टेबल नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, तो आप ये सर्किट चेक करोगे। अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रही टोटली तो फिर आप ये सर्किट चेक करोगे। इसको चेक करने के बाद आप ये चीजें पहले वेरीफाई कर लो, ये वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने के बाद यहां पे आ जाओ। दो तीन चीजें हैं, ये वोल्टेज मौजूद है, आउटपुट नहीं आ रही, इसको चेक कर लो। ऑप्टो कपलर है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर आईसी है, उसके बाद उसके सराउंडिंग में 2-4 कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, बाकी कंपोनेंट खराब नहीं होते। या तो ये आईसी खराब होती है, एफईटी खराब होती है, या ये आईसी खराब होती है। इसमें जो दो चीजें हैं, 1, 2 और 3, ऑप्टो कपलर, एफईटी, ये आईसी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर आईसी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो फिर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है किसी को इससे फायदा हो सके। और इसके अलावा अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल का यूट्यूबर अपने चैनल पे मेरी वीडियो अपलोड करे तो मेरी तरफ से उसको परमिशन है, मैं किसी को कॉपीराइट नहीं दूंगा। मैं इसको क्रिएटिव कॉमन वीडियोस कर रहा हूँ सबकी भलाई के लिए। अगर किसी को मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरे लिए सिर्फ दुआ कर दीजिएगा। किसी ने अपने चैनल पे लोड करनी है यूट्यूब में तो मेरी तरफ से परमिटेड है, और किसी किस्म का आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा और आपके चैनल पे इसका कोई असर नहीं होगा। ये फ़ायदे के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो अपलोड करें, मेरी तरफ से फ्री परमिशन है, कोई कॉपीराइट मैं नहीं दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।